हेलो, हेलो, हेलो। हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हों। हम लोग उद्यमिता को पढ़ रहे हैं और उद्यमिता का जो पहला लेक्चर है, बेसिक्स को हम आपसे अब हम अगली कहानी आपके सामने लेकर आए, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं उद्यमिता के आगे की कहानी। स्वागत है आप सभी लोगों का, ये लेक्चर नंबर और ये बुनियाद सीरीज है जो कि एमपीपीएससी में 2025 को टारगेट कर है और एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 लेकर आया हूँ मैं, गौरव शर्मा। देखिए, सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा बिजनेस रिलेटेड चीज़ें हैं, बिजनेस रिलेटेड थिंग्स हैं, आपको सिखाई गई हैं। एक कॉमर्स वाला बच्चा जो पूरे 11th 12th स्टडीज़ में जो पढ़ता है या फिर वो एमबीए या बीबीए करने जाता है, जब वो है सारी की सारी चीज़ें एक बार में आपको पीएससी में एक बात आप पहले से समझ के चलिए कि इसमें हम वो वाला फील नहीं कर सकते हैं हिस्ट्री या कहीं और करते हैं, क्योंकि वो ऐसे विषय हैं जिनको हम अपनी प्रिपरेशन के साथ में पढ़ते हैं। जैसे सोशियोलॉजी की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो ऐसा है कि परिवार, रिश्तेदारी, नातेदारी, घर, समाज, इन सब से हम लोग परिचित रहते हैं। हम जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनमें से उद्यमिता जो शब्द है या एंटरप्रेन्योरशिप जो शब्द है, इसको बहुत कम लोगों ने बहुत कम बार सुना हो। और एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, हम कम बार सुनते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत लेस फ्रेंडली टू अस है, सब्जेक्ट को मास्टरी करना थोड़ा चैलेंजिंग है। हाँ, अगर आप प्रयास करेंगे तो ये नहीं है कि बनेगा ही नहीं, बन जाएगा। पर एक पेशेंस, एक सब्र के साथ आपको पढ़ाई करनी है। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारी जो पहली क्लास थी, इसमें हमने उद्यमिता की अवधारणा आपको बता दी थी कि क्या कंसेप्ट है और इसका महत्व डिस्कस कर लिया था। आज उद्यमशीलता के लक्षण देखेंगे, इसके सिद्धांत, इसकी विशेषताएं, और कोशिश करेंगे कि जो नवाचार है, इस नवाचार तक की चीज़ को हम लोग कवर करें, जिससे कि ये पूरा का पूरा टॉपिक ही हमारा कवर हो जाए। उद्यमशीलता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं एवं नवाचार का सीधी सी बात ये है कि किस तरीके से आप एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी थिंग्स हैं, सारी की सारी थिंग्स आपको यहाँ देखने को। इन लेक्चर के बाद आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, अपने भाई को, फैमिली में किसी को भी एंटरप्रेन्योर ना हो तो आप उसको गाइड कर पाओगे ऐसे हमको। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। देखते हैं कि किस तरीके से आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर यहाँ पे बन सकते हैं। देखो, उद्यमशीलता की अगर हम प्रक्रिया की बात करें, में सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बिजनेस प्लान्स, आइडिया, आइडिया मॉनिटरिंग, आइडिया जनरेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस आ जाएगी, क्रिएटिविटी आ जाएगी, इनोवेशन आ जाएगा, फिर क्रिएटिविटी, आइडिया जनरेशन, आइडिया चेकिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए समझने की कोशिश। सबसे पहले उद्यमशीलता की प्रक्रिया को जानते हैं कि उद्यमशीलता की प्रक्रिया क्या है। किसी भी उद्यमी द्वारा शुरू किए जाने वाले कोई भी उद्यम अचानक से स्थापित नहीं किए जा सकते। सबसे पहली बार समझने की कोशिश कि एनी एंटरप्राइज स्टार्टेड बाय एनी एंटरप्रेन्योर इज नॉट एस्टेब्लिश सडनली। ये बहुत बहुत ही बड़ी बात है कि कुछ भी हमको स्टार्ट करना हो, ये नहीं कि सो रहे थे सुबह उठे कि चलो क्या करते हैं, बिजनेस डाल देते। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन। और ये चीज़ प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपने सडनली ऐसे ही जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में सोचा कि यार अब तो मैं डीसी बनूंगा और सीधा डीसी बनने के लिए काम करना। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल थिंग नहीं। कोई भी जो उद्यमी है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, किसी भी एंटरप्राइज को, किसी भी उद्यम को जब वो शुरू कर रहा होता है, तो वो कोई सडन प्लान नहीं होता। इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर मैं इस प्रोसेस को डिकोड करने की कोशिश, गहराई में जाने की कोशिश, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यही लिखना है कि यार कोई भी जो उद्यम है, कोई भी एंटरप्राइजेस है, ये सडनली स्टार्ट नहीं होता है। अगर सडनली स्टार्ट नहीं होता है तो क्या है, बल्कि वह एक विचार की प्रक्रिया से शुरू होकर
यह शुरू होता है एक विचार की प्रक्रिया से। उद्यम के स्थापित होने से लेकर बाजार में उसके उत्पाद की बिक्री तक की प्रक्रिया होती है। बिक्री तक की प्रक्रिया होती है, ये बिल्कुल सही चीज है। रेदर इट इज अ प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिया टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एंटरप्राइज टिल द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जब भी मैं कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, मार्केट में कोई प्रोडक्ट लाने की कोशिश, प्रोडक्ट को लाने का जो आइडिया है, आइडिया से लेकर मैं उस मार्केट में किस तरीके से सेल करूंगा, क्या उसकी डिमांड रहेगी, ये सारे की सारी चीज़ें सोचने के बाद ही किसी भी एंटरप्राइज को स्टार्ट किया जाता है। आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड, अगर आप अपने घर में किराने की शॉप भी ओपन कर रहे हैं, तो उस शॉप को ओपन करने का जो आइडिया है, जहाँ से शुरू होगा, वह उसकी डिमांड कि क्या आपके मोहल्ले में उसकी नीड है या नहीं, वहाँ तक ये चलेगा। मतलब सडन कुछ भी स्टार्ट नहीं होता है। एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि हम इसको सोचते हैं शुरुआत से लेके आखिर तक कि ये कैसे शुरू होगा, कैसे वर्क करेगा, इसकी क्या होगी, हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, कैसे प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, कब तक प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, सर्वाइवल निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या मेरे पास सर्वाइवल है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को हम एक साथ सोचते हैं और उसके बाद किसी एंटरप्राइजेस को। अब जैसे मान लीजिए कि भाई मैं सोचूं मैं कोल माइन में माइनिंग करने चला जाऊं, बस आइडिया ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है माइनिंग कैसे शुरू होती है, कहाँ से होती है, क्या-क्या उसके लिए नीड है। मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। हम बेसिक चीज़ें कर सकते हैं, हमारे आस-पास की, जिनको हमने देखा है, जिनको हमने जाना है। या अब कोल माइनिंग का आइडिया मेरे माइंड में आ गया है, तो मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। मैं ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करूँगा जो माइनिंग इंडस्ट्री में हैं। फिर मैं उनसे जानूँगा सारी चीज़ें कि कैसे शुरू होता है, कैसे वर्क करता है, सर्वाइवल रेशो क्या है, कैसे मार्केट में आते हैं, कहाँ इसकी डिमांड रहती है, कहाँ जाके हम लोग सेल करते हैं। यही समझाने कह रहे हैं कि उद्यमशीलता की जो प्रक्रिया है, ये अचानक से शुरू नहीं होती। ये बहुत बिगिनिंग से शुरू होकर इसके एंड तक जाती है, ध्यान रखना। इस प्रक्रिया में एक उद्यमी विचार शून्य की स्थिति से आगे बढ़ते हुए एक नवाचार युक्त विचार को आत्मसात करता है और उसे मूर्त रूप देने के लिए निम्न प्रक्रिया के तहत एक नए उद्यम की शुरुआत करता है। कहना ये चाह रहे हैं कि उद्यमी, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है, वह क्या कर रहा है, एक विचार शून्य, मतलब सबसे पहले अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करता है। जैसे मान लीजिए मैं एक मैच शुरू करना चाहता हूँ, तो अब मैं उसको इनोवेटिव वे में शुरू कर, नॉर्मली मैसेज तो काफ़ी सारी चल रही हैं, कोई दिक्कत, लेकिन मैं उसको इनोवेटिव वे में शुरू, तो उसके आउटकम ज़्यादा आएँगे, रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगी। मैं ज़्यादा पॉपुलेशन टारगेट कर, और फिर मैं एक सफल एंटरप्रेन्योर पाऊँगा। तो उद्यमशीलता की जो प्रक्रिया है, वो आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 लाइनें जो हमने आपको बताई, वो यही कह रही हैं कि कभी भी ये अचानक से शुरू नहीं हो जाती है। यह पूरी एक प्रोसेस को जब हम माइंड में सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, इसके परिणाम ये होंगे, तब जाके उद्यमशीलता शुरू होती है, तब जाके कोई भी एंटरप्राइज़ स्टार्ट होता है। एंटरप्राइज़ का मतलब है कि कोई काम आप जो करना चाहते हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्री। छोटा-मोटा, बड़ा से बड़ा कोई भी काम हो सकता है। जैसे जियो मार्केट में आई, तो जियो मार्केट में आने से पहले उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई होगी कि हम लोग ऐसे आना चाहते हैं। फ्री में ही क्यों दिया गया? फ्री में दिए जाने की वजह को तलाशा होगा। 6 महीने ही क्यों फ्री में दिया गया? वे 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी फ्री दे सकते थे। आपको लगता है कि अगर जियो ने 15 दिन फ्री में दिया होता, तो क्या जियो का मार्केट इतना बड़ा होता? नहीं होता। अगर जियो ने 1 महीने भी फ्री में इंटरनेट दिया होता या 2 महीने भी दिया होता, तब भी इतना बड़ा मार्केट नहीं होता, क्योंकि हम 2 महीने बाद सोचते ठीक है यार, हमको एक चलाने को मिल गया फ्री वाईफ़ाई जैसा हम उसको, लेकिन जियो ने आपको कंटिन्यूअस 6 महीने फ्री में डेटा दिया। अब 6 महीने हर व्यक्ति को एडिक्ट करने के लिए बहुत है। कोई भी चीज़ आपको एडिक्ट कर सकती है अगर आप 6 महीने इसको कर सकते हैं। तो फिर लोगों को लगा यार अब तो इंटरनेट हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और फिर वो प्लान लेके आया। और 300 रुपीज़ इन अ मंथ, वैसे बहुत कम लोग स्पेंड करते थे, लेकिन अब एक आसान हो गया है, लाइफ का हिस्सा हो गया है और हर कोई कर रहा है, हर कोई। तो उद्यमशीलता एक प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें एक साथ ही सोची जाती हैं, इस बात को ध्यान रखना। और फिर उसको कैसे इनोवेटिव कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडिया के साथ शुरू करना ही एक नए उद्यम की शुरुआत कहलाती है। कोई भी काम आप लोग कह लीजिए, in this process an entrepreneur move forward from the state of idea zero। हम जीरो से शुरू करते हैं, जीरो से सोचना शुरू करते हैं कि क्या करना चाहता हूँ, कैसे करना चाहता हूँ, ये नीड क्या है, पैसा कहाँ से आएगा,
जगह क्या है, ऑडियंस क्या है, क्या इसकी सक्सेस रेशियो है, और फिर इसको इन वे में कर देते हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है उद्यमशीलता। तो उद्यमशीलता सडन शुरू नहीं होता है। उद्यमशीलता किसी के कहने पे शुरू नहीं होता है। एक जो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, उसके आइडिया से शुरुआत होती है और मार्केट तक मुझको है। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती हैं और यही उद्यमशीलता की शुरुआत है, इस बात को ध्यान रखना। अब उद्यमशीलता की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चीज़ें शामिल रहती हैं। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन पूछा आपसे 2 मार्कर में, व्हाट इज़ उद्यमशीलता? तो आप लोग बहुत ईज़िली बता सकते हैं कि उद्यमशीलता की कुछ भी उद्यम, कोई भी उद्यम मुझे शुरू करना है, तो शुरुआत करने के विचार से लेकर मार्केट में उसको किस तरीके से मुझे स्टेबल बनाना है, वहाँ तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो उद्यमशीलता कहलाती है। Thought of any enterprises from the beginning to the market value of product is called the enter enterprise। उद्यमशीलता है क्या? उद्यमी क्या है? ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और उद्यमशीलता की प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है। आप यहाँ से देख लीजिए। 11 पॉइंट ये हैं जो एक उद्यमशीलता की प्रक्रिया में शामिल है, और सॉरी 12 पॉइंट, और ये आपका 7 मार्कर में तो सिर्फ़ इतना सा लिखा जा सकता है, और अगर 10 मार्कर में आएगा तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब 12 के 12 पॉइंट लिखना आपके लिए नीडेड नहीं है। ये मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ। आप इनमें से 6 से 7 पॉइंट भी अगर याद कर लेंगे तो आपका 7 मार्कर बन जाएगा, और यही 6 से 7 पॉइंटों को अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका 10 मार्कर बन जाएगा। तो करना क्या है? करना यही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रख लें। जैसे देखो, सबसे पहले व्यावसायिक विचार की खोज। खोज इंग्लिश में भी बेटा यहाँ पर है, चलो कोई नहीं, इंग्लिश वाला हट गया है। अब व्यावसायिक विचार की खोज, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो थॉट है, उस थॉट को आपने कहाँ से रिसर्च किया, कहाँ से आपने उसको फाइंड किया। तो थॉट या रिसर्च ऑफ इंडस्ट्रियल थॉट, आप कह सकते हैं कि कहाँ से उसकी शुरुआत हुई। शुरुआत पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो विचार कहाँ से आया, उस विचार को आपने रिसर्च किया। मतलब जैसे मान लो कि मुझे मार्केट में कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करना है, उद्यम शुरू करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं रिसर्च करूँ, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि भाई मुझे प्लांट्स लाने हैं, इंडोर प्लांट्स जो घर में रहते हैं। मैं 2 बार 3 बार वो जो नर्सरी है वहाँ जाने का प्लान बना चुका हूँ, लेकिन नहीं जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि आई डोंट हैव एनी आइडिया कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं। जो इंडोर प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, पर मेरे लिए कौन से सही रहेंगे मेरे घर के लिए, तो मैं अभी उस पर रिसर्च नहीं कर पाया हूँ। तो किसी भी जो इंडस्ट्री है, कोई भी एंटरप्राइज है, इसकी शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? उसके विचार से, उसके थॉट से, इस बात को ध्यान रखना। सेकंड है अवसरों की खोज। जैसे ही मेरे पास आइडिया आएगा, फिर हम अपॉर्चुनिटी को तलाशेंगे कि भाई अगर मैं ये करता हूँ तो क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी। कोई भी चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, कुछ भी आप करना चाहते हैं, टी स्टॉल स्टार्ट करना चाहते हैं, एक माइनिंग इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आइडिया पे काम करेंगे कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए बेहतर है, जो मेरा इंटरेस्ट है, जिस पे मैं काम कर सकता हूँ, जिसमें मेरी स्किल्स है। और आफ्टर दैट हम उसकी अपॉर्चुनिटी को तलाशेंगे कि क्या सच में इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये सच में वर्क करेगा या नहीं करेगा? अगर करेगा तो कैसे करेगा, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? ये जो चीज़ है ना, इसको भी हमको यहाँ पे खोजना पड़ता है। उद्यमशीलता के अंतर्गत हमको देगा। थर्ड नंबर पर है विचारों का सामान्यीकरण व मूल्यांकन। आपने अपॉर्चुनिटी तलाश ली, लोगों से आपने डिस्कस किया, तो 2 तरीके के लोग आपको मिलेंगे। एक ऐसे जो हाईली पॉजिटिव रहेंगे, वो 100% पॉजिटिविटी रेट आपको बता देंगे और 100% बात कर देंगे। जैसे मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे हैं कि वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में बात ही नहीं करते। वो हमेशा नंबर्स में बात करते हैं और ऐसे नंबर्स को अज़्यूम करते हैं कि यू कांट बिलीव। मतलब वो हमेशा सीआर के आस-पास उनकी सोच रहती है। वो रुपए पैसे में बात ही नहीं करते। आप कुछ भी बात कर लो, भाई मुझे चाय बेचना शुरू कर। अरे भाई बेच दे, महीने में 1 करोड़ कमाएँगे। कैसे? हम 1 लाख लोगों को टारगेट कर लेंगे। अरे कैसे टारगेट कर लोगे भाई? और कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो हमेशा आपको, अरे उसने क्या था, उसका बर्बाद हो गया, उसका बर्बाद हो गया। तो 2 तरीके के लोग जब हम कुछ भी शुरू कर रहे होते हैं, मानवीय प्रवृत्ति, देखो 2 तरीके की पर्सनैलिटी होती है। एक ऐसी होती है जो खुद में बिलीव करते हैं, खुद सोचते हैं, खुद एनालाइज़ करते हैं और उनको एग्ज़ीक्यूट करते हैं और फिर उसको सस्टेनेबल सस्टेनेबल बनाते हैं।
एक दूसरे तरीके के लोग जो अपन जैसे होते हैं, जो थोड़े से सोशल होते हैं, जो अपने घर परिवार दोस्तों पे आश्रित होते हैं अपने जीवन, वो कुछ भी करने से पहले सोचते हैं, यार ये शर्ट पहन लूँ, यार ये कपड़े कर लूँ, ये ले लूँ, वो ले। तो वो लोग ना जब डिस्कस करते हैं तो मल्टीपल थॉट्स मिलते हैं, मल्टीपल विचार मिलते हैं, और उन विचारों को फिर हमको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं है। लोग अपने अकॉर्डिंग राय देके जाते हैं, अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग राय देके जाते हैं। यू वी हैव टू न्यूट्रलाइज दी थॉट। तो आप लिख सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दी थॉट एंड एनालिसिस, आप उसका मूल्यांकन भी करेंगे। और अगला है फिर संस्था निर्माण का निर्णय। संस्था निर्माण का निर्णय, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको करना है या नहीं करना है। आइडिया आ गया, संभावनाएं तलाश ली, लोगों की राय ले ली, बहुत सारे थॉट आ गए। नाउ फाइनल डिसीजन इज योर्स कि वुड यू लाइक टू एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं, आपका शॉप कह सकते हैं, जो कहना चाहे। संगठ जो संस्था है, उसका मतलब है कि आप उसको एक मूर्त रूप दे रहे हैं, आप उस आइडिया को अब एक तरीके से वास्तविकता में लेके आ रहे हैं, रियलिस्टिक वे में आप उसको क्रिएट कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। संस्था निर्माण का निर्णय, और संस्था निर्माण निर्माण के निर्णय के बाद बेटा जो है वो ये है कि संगठन संरचना का निर्माण, हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के साथ में प्रारंभिक समस्याओं का मूल्यांकन, इनिशियली वे में कौन कौन सी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकती है, इनिशियली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका मूल्यांकन करना, उनको एवेल्युएट करना। कि जैसे मान लो मुझे कुछ भी शुरू करना है, कोई भी उद्यम, तो पहले दिन तो चल नहीं जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या है भाई, मुझे फिनांस की भी प्रॉब्लम होगी, फिर प्लेस की भी प्रॉब्लम होगी, फिर वर्कर्स की भी नीड होगी, कस्टमर्स भी नहीं आएंगे, फिर मोटिवेशन की भी नीड होगी। कुछ भी कर रहा हूँ उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो है रिस्क ऑफ सर्वाइवल भी है, क्या चलेगा या नहीं चलेगा। सारी की सारी जो समस्याएं हैं इनका मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करने के बाद उनका सॉल्यूशन निकालना, उनका समाधान निकालना, ये कहलाता है एवेल्यूएशन ऑफ इनिशियल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हर जगह आती हैं, इस बात में बिलीव करिए, लेकिन आप उनको एवेल्यूएट कर लेते हैं तो फिर उनके जो रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट से आप परेशान नहीं, ध्यान रखना। पहले आप उनको एवेल्यूएट कीजिए, आप उनको एनालिसिस कीजिए। अगला है व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण। अब आपने सब कुछ कर लिया है, आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या हमारा आगे बढ़ने का तरीका है। कुछ भी तरीका हो सकता है, ठीक? हम सबसे पहले एक काम करते हैं, ऑफर्स लेके आते हैं। ऑफर्स लाने का मतलब है कि लोगों को अपने बारे में बताते हैं। जैसे एक तरीका है कि आप मार्केटिंग कीजिए, मार्केटिंग करके अपने बारे में बताइए। दूसरा तरीका है कि लोग लालच दे के अपने बारे में बताइए, कि आप एक सर्वाइवल वाला जो अमाउंट है वो निकलना शुरू हो जाए, और रीच ऑफ पीपल आप तक पहुंचे। तो फिर हम उसका प्लान बनाते हैं कि यार हम कैसे इस चीज को कर सकते हैं। प्लान करना, प्लानिंग करना, इस बात को ध्यान रखना। वैसे ही व्यवसाय की सामान्य योजना बनाने का आप निर्माण निर्माण करेंगे। वित्त व्यवस्था के लिए पूंजी संग्रह है, कि भैया सब कुछ कर लिया है, ऑफर्स दे दिए हैं, सारी चीजें कर दी हैं, लेकिन ये कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से आएगी। वित्त व्यवस्था के लिए हमें पूंजी संग्रह करना पड़ेगा। और फिर है व्यवसाय का प्रारंभ, कि चलो प्रभु अब शुरू कर देते हैं व्यवसाय को, और व्यवसाय का विकास हमको देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट। और अगला है उपज। ये सारी की सारी चीजें उद्यमशीलता की प्रक्रिया है। आप इनको ऐसा का ऐसा लिख लीजिए। मैं एक बार साइड हो जाता हूं ताकि सारे बच्चे इसको लिख पाए। प्लीज, भले हम पीपीटी से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी जो कॉपी पेन है ये हमेशा खुली रहनी चाहिए, उसमें नोट्स हमेशा बनते रहने चाहिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत यही है कि आप याद नहीं कर पाओगे। पीडीएफ पीडीएफ बेटा देखो कभी याद नहीं होती। ये एक नया सब्जेक्ट है, और नए सब्जेक्ट को लेकर बच्चों में हमेशा पीडीएफ पीडीएफ की डिमांड रहती है। दैट्स वाई हम इसको डिस्कस कर रहे हैं पीडीएफ के थ्रू, ताकि एक ऑथेंटिसिटी, एक ट्रस्ट, एक बिलीव आप लोगों का बने कि हाँ भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो इकोनॉमी, इनका ढेर सारा कंटेंट भरा पड़ा है मार्केट में, और उस कंटेंट को तो आप पढ़ ही लेंगे, तो उसको बोर्ड से पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा पीपीटी से पढ़ा देते हैं। तो इसमें पहली प्रोसेस क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है, पांचवी क्या है। देखो आसान बनाने की कोशिश, किसी चीज़ को मुश्किल ना करें। कि पहले विचार आएगा, फिर हम संभावनाएं तलाशेंगे,
फिर विचारों को शून्य करेंगे, संस्था का निर्माण करेंगे, फिर उसका संगठन कैसे बनेगा, प्रारंभिक समस्याएँ क्या आएँगी, व्यवसाय की सामान्य योजना, क्या प्लान लेके चलेंगे, ठीक है? वित्त व्यवस्था के लिए पूँजी संग्रह कहाँ से करेंगे और व्यवसाय का प्रारंभ कब से करना है, कैसे करना है, उसका विकास और फिर की जो प्रॉफ़िट है उसको हमको यहाँ पे देखना। चलिए, तो व्यावसायिक विचार की खोज, व्हाई स्टार्ट अ वेंचर सेल्फ डिस्कवरी। सबसे पहले तो एक ही पॉइंट, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ये बात कर रहे हैं कि उपक्रम क्यों प्रारंभ किया जाए? स्वयं खोज, जिसको हम लोग विचार की बात कर रहे थे ना, किसी व्यवसाय को शुरू करने से पहले वाला बोझ। तो उद्यमी को सर्वप्रथम यह निश्चित करना पड़ता है कि वे उपक्रम को क्यों शुरू करना चाहता है। उपक्रम प्रारंभ करने की प्रेरणा इन कारकों से मिल सकती है। समझने की कोशिश कीजिए कि मैं किसी भी जो भी एंटरप्रेन्योर है उस एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के पीछे के रीजंस को समझना पड़ेगा। जैसे सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं। जैसे मान लो कि मुझे फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी शुरू करनी है, तो शुरू करने के पीछे का इंटरेस्ट मुझे पता होना चाहिए कि यार वो मेरा हॉबी है, वो मेरा इंटरेस्ट है, वो मेरा पैशन है, वो मैं करना चाहता हूँ। एक मैं पैशनेट होकर करना चाहता हूँ, एक जस्ट मैं करना चाहता हूँ, वेरी डिफरेंट है। मैं सिर्फ करना चाहता हूँ तो उसमें जो चैलेंजेस आएंगे ना, चैलेंजेस मुझको डीमोटिवेट करेंगे और मेरा सक्सेस रेट काफ़ी कम हो जाएगा। और मैं पैशनेट होकर करना चाहता हूँ तो उसमें आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं, सारे चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं आऊँ उस चीज़ को करना चाहता हूँ। जैसे इश्क का उदाहरण ले लीजिए कि प्यार बहुत बहुत शिद्दत से शुरू होता है और बहुत ही ख़राब तरीके से ख़त्म होता है। लेकिन उसमें कुछ शिद्दत निभाने वाले लोग ऐसे होते हैं कि उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं। तो जब पैशनेट होते हैं ना, हम चीज़ों को करना चाहते हैं एनी हाउ, अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द फैमिली, अगेंस्ट द लॉज, अगेंस्ट द एवरीथिंग, वी जस्ट वांट टू डू इट एनी हाउ। और बस ऐवे ही कर लिया कि कोई अट्रैक्ट हुए, किसी को पसंद कर लिया, इजहार कर दिया, मिले, मोहब्बत शुरू हुई, जैसे ही थोड़ी सी अड़चने आई खत्म कर दी। तो हमको ना उसके एक एनालिसिस करना पड़ता है, सेल्फ डिस्कवरी करनी पड़ती है कि मैं क्यों इसको करना चाहता हूँ। तो किसी भी उद्यम को शुरू करने के कारण है, सबसे पहले अधिक धन कमाने की इच्छा के कारण, द डिजायर टू अर्न मोर मनी। जैसे मान लीजिए मैं मेरा एग्जांपल लूँ, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ और ठीक ठाक मेरी व्यवस्थाएं हैं कि मेरा जीवन चल जाता है, किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मान लो, अब तरीका क्या है? यार यहाँ से तो वही मिलेगा जो मुझे मिल रहा है, इससे 10, 5, 15% ज़्यादा मिल सकता है, 20% ज़्यादा मिल सकता है। मैं डिज़ायर करूँ कि यार मैं महीने में करोड़ों कमाने लगूँ तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब मेरे माइंड में क्या चले कि यार चलो मैं नया एंटरप्राइज़ शुरू करूँ, नया उद्यम शुरू करूँ, कुछ भी, कोई वेंचर डाल देते हैं, फूड कैफ़े हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है। तो किसी व्यवसाय को शुरू क्यों किया जाता है, किसी एंटरप्राइज को शुरू किया जाता है, उसके पीछे पहला कारण है कि अधिक धन कमाने की इच्छा, द डिजायर टू अर्न मोर मनी। आत्मसंतुष्टि के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट, मतलब ये दो जो चीजें हैं ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये रियलिस्टिक है और ये जेन्युइन भी है। पैसा कमाने का अगर आपके अंदर मन है, आप उद्यम को शुरू कर रहे हैं तो गलत नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज होती है। आपने सुना होगा कि यार किसी आईटी कंपनी में वर्क करता था, 40-45 लाख का पैकेज था, आज चाय बेच रहा है। भले वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा हो, पर आज अर्न कर रहा है। जिस दिन शुरू किया होगा ना, उस दिन उतना भी अर्न नहीं किया होगा जितना उसके खर्चे रहे होंगे ड्यूरिंग द जॉब, या उसके कैब का पैसा रहा होगा मंथली। लेकिन क्यों किया सर? आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। सब कुछ ज़रूरी है, पर सबसे ज़रूरी है आत्मसंतुष्टि। आप जो कर रहे हैं वही करिए जिसमें आपको आत्मसंतुष्टि। अगर पीसीएस ऑफिसर बन के आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप कोई बिजनेस शुरू करके सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेके आना चाहते हैं, तो एक दिन वो जरूर सक्सेस होगा। तो पहला तो कॉमन डिजायर है टू अर्न मोर मनी। हर कोई बिजनेस को इसलिए शुरू करता है, भाई वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन दूसरा वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है, कुछ लोगों को व्यवसाय में ख्याति प्राप्त करने के लिए शुरू करते हैं, टू गेन फेम इन बिजनेस। ये उतना एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, मैं कोई फेम को गेन करना चाहता हूँ, कर सकते हैं, पर वैलिड जो कॉज है वो दो ही मुझे देखने को मिलते हैं। समाज में सम्मान पाने के लिए कुछ लोग होते हैं, टू गेन रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, और आत्मनिर्भरता या स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए, द डिजायर टू अचीव सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंस। ये तीन बड़े कारण हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको 7 मार्कर में लिख रहे हैं,
तो 7 मार्कर में सिर्फ और सिर्फ अगर पहला ही पॉइंट आ जाए कि उपक्रम को क्यों प्रारंभ किया जाए, एक स्वयं खोज पे टिप्पणी कीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो सारी चीजें लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको 10 मार्कर में लिख रहा हूँ और मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक लाइन लिखूंगा कि उद्यमी को सर्वप्रथम में निश्चित करना पड़ता है कि उपक्रम क्यों शुरू कर रहा है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि उपक्रम को प्रारंभ करने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, प्रेरणा इनसे मिल सकती है। ये लाइन लिख के मैं 3 पॉइंट पहले लिख दूंगा। अधिक धन कमाने की इच्छा, आत्मसंतुष्टि और आत्मनिर्भरता या स्वतंत्रता प्राप्त प्राप्त करना। समाज वाला और दूसरी चीजें मैं हटा दूंगा। पहला पॉइंट आपको क्लियर है कि हमको पहले खोज करनी पड़ती है, और खोज के अंतर्गत ये चीजें निकल के आए कि कोई व्यक्ति किसी भी उद्यम को क्यों शुरू करना है। प्लीज आप इनको लिख लीजिए। वाई स्टार्ट अ वेंचर, सेल्फ डिस्कवरी। ये हमको पता करना चाहिए भाई, मैं किसी भी वेंचर को क्यों शुरू कर रहा हूँ। अगर मुझे यही नहीं पता है तो फिर शायद मेरा उसमें सक्सेस होने का रेशियो काफी कम रहेगा। ठीक है भाई। पहला कारण क्या है? पैसा, मुझे पैसा कमाना है भाई, बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। दूसरा कारण क्या है? नहीं यार, जो कर रहा हूँ उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, सेल्फ संतुष्टि नहीं है, तो अब मैं सेल्फ संतुष्टि लेके आना चाहता हूँ। और तीसरा जो वैलिड रीजन है, जो सबसे आखिर में लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति आत्मसंतुष्टि या आत्मनिर्भरता के लिए कुछ करना चाहता है, आप कोई भी काम शुरू कर दीजिए, उसके पीछे रीजन हो सकता है कि हम सेल्फ रिलायंस बनना चाहते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमको चाहिए, इसलिए कोई भी काम को शुरू किया जा रहा है। ठीक है? तो एक खोज के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएंगी। बाकी सारी चीजों को फिर हम छोड़ देते हैं कि समाज की तकनीकी प्रगति का लक्ष्य, नव परिवर्तन की इच्छा, कोई कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, समाज की सेवा करने के लिए कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने की इच्छा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हैं। इनमें से सबको हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसको क्या कर सकते हैं, व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। उपरोक्त कारणों के अलावा उद्यमी और भी किसी अन्य कारण से व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। व्यावसायिक विचार प्रारंभ करने के स्रोत, सोर्स ऑफ गेटिंग बिजनेस आइडिया। अब आइडिया कहाँ से आएगा? देखो, पहला है कार्य वातावरण, सफल उद्यमी, सक्सेसफुल एंड एंटरप्रेन्योर, व्यापारिक पत्रिकाएं एवं व्यापारिक प्रदर्शनियां, प्रबंध सलाहकार, साहस पूंजी फर्में, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एजेंसियां, क्षेत्रीय वितरण एजेंसियां, सरकारी गजट प्रपत्र, पेटेंट कार्यालय आदि। देखो, अब अगर आपसे कोई बात करे कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने का आइडिया कहाँ से होगा, अरे ये तो बहुत आसान चीज़ है। मैं किसी से इंस्पायर होऊंगा, मैं इन्वायरमेंट देखूंगा, मैं कोई न्यूज़पेपर देखूंगा, मैं मार्केट की डिमांड देखूंगा, मैं लोगों से डिस्कस करूंगा, मेरे फाइनेंशियल मैनेजर मुझे आइडिया दे सकते हैं, यार सर आप अभी ये कर लीजिए, इसमें बड़ा स्कोप है। बहुत सारे मैगजीन्स बताती हैं कि ये क्षेत्र में बहुत स्कोप है। ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है, तो आइडिया तो हमको कहीं से भी मिल सकता है। और अगला पॉइंट है कि भारत में व्यावसायिक विचारों पर जानकारी देने वाली एजेंसियां, अ, हमारे जो एजेंसी प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन बिजनेस आइडियाज, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिला उद्योग केंद्र, ये बहुत सही संस्था हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में भारत की सबसे बाह्य संस्था यही है। आप जाइए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, बहुत पुराने पुराने लोग आपको देखेंगे। किसी बिजनेस लोन को अप्रूव कराने चले जाइए, भाई साहब लोग करते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के उद्यम तो इसलिए स्टार्ट नहीं हो पाते क्योंकि ये संस्था में बैठे हुए लोग बहुत मूर्ख हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको जो जॉब मिल गई है बस वही जॉब होती है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसके सुधार पर भी हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि जिला उद्योग केंद्र हो सकता है। ठीक है? उद्यमिता विकास केंद्र, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, ये होते हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री, अग्रणी बैंक, लीड बैंक, औद्योगिक विस्तार ब्यूरो, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, खादी ग्रामीण उद्योग बोर्ड, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान हैदराबाद। ये वो सारी संस्थाएं, अरे समझो भाई, मुझे कहाँ से जानकारी मिल सकती है? बिजनेस करने वाले जितने भी नाम आपने सुने हैं, सारे के सारे नाम चिपका दो, 4-5 नाम चिपका के आना है, खत्म कहानी। ये 12-15 नाम यहाँ पे याद नहीं करने, जितने मैंने आपको लिखा दिए हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस सेंटर, लीड बैंक, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आदि ब्लेज इंडस्ट्री। अरे हम जब एमपी को पढ़ते हैं तो बहुत सारे नाम हम उसमें पढ़ ही लेते हैं। आप वो सारे के सारे लिख देना, वो सारे के सारे लिख देना कि यहाँ से हमको जानकारी मिल जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। अवसरों की खोज, creative ideas are required to start any venture. They can be many types of business ideas such as, किसी भी व्यवसायिक उपक्रम को प्रारंभ करने के लिए रचनात्मक विचार की आवश्यकता होती है, इनोवेटिव आइडियाज की आवश्यकता होती है, और व्यवसायिक विचार अनेक प्रकार के हो सकते हैं। देखो भाई सुनना, अगर कोई इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं और उसमें सक्सेस रहना चाहते हैं, तो
इनोवेटिव आइडियाज आपको लाने पड़ेंगे। जैसे देखो, समझो, हम एक रूम रेंटल बिजनेस की बात करते हैं। पहले रूम रेंट पे देना बहुत बड़ी चीज होती थी, लोग देते ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे समझ में आया ये बिजनेस है, तो लोगों ने रूम रेंट पे देना शुरू कर दिया। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी पाबंदियां, एक खराब सा रूम, खराब सा बिहेवियर, फिर भी लोग रूम रेंट पे ले रहे हैं। धीरे 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 उस मार्केट में कंपटीशन आना शुरू किया। अब उस कंपटीशन में कौन आगे बढ़ा? जो इनोवेटिव हुए। जैसे रूम की व्यवस्थाएं बेहतर कर देना, ठीक है, मतलब उसमें पुट्टी उट्टी कर देना, साथ में किचन और साथ में लेट बहुत अटैच कर देना, ठीक है। फिर क्या होगा? फ्लैट कल्चर आ गया कि यार एक रूम बहुत मुश्किल होता है, फ्लैट ले लीजिए, आपके जो प्राइस टैग है रूम का उससे थोड़ा ज़्यादा देके आपको 1 BHK फ्लैट मिल जाएगा। फिर 2 BHK फ्लैट, और फिर उसमें सेमी फर्निश्ड, फर्निश्ड, फ्रीडम, सारी चीज़ें आई। तो मार्केट में सक्सेस होने के लिए इनोवेटिव आपको सोचना पड़ेगा। इनोवेटिव जब तक नहीं सोचोगे तब तक कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं हो सकती। जैसे आपकी शॉप चलती थी पहले, मॉल का आइडिया आया कि सब कुछ एक ही जगह दे देंगे। मुझे किराने की शॉप अलग है, ये शॉप अलग है, वो शॉप अलग है, इससे अच्छा है कि मैं एक ही जगह लोगों को बुला लेता हूँ, भाई आ जाओ। हमने एक मार्ट स्टार्ट कर दिया, सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है? समझने की कोशिश करना। तो हमको एक क्रिएटिव थॉट लेके आना पड़ेगा, जैसे किसी भी नवीन खोज का व्यावसायिक उपयोग। मेकिंग कमर्शियल यूज़ फॉर एनी न्यू डिस्कवरी, नवीन प्राकृतिक स्रोतों की खोज करके टू आइडिया ऑफ डिस्कवरी न्यू नेचुरल सोर्सेज, उसके व्यापारिक उपयोग का विचार, वर्तमान वस्तु में तकनीकी सुधार से वस्तु को अधिक उपयोगी बनाना। आप कुछ भी नया कर सकते हैं, या जो चीज़ें चल रही हैं उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये सब कुछ इनोवेटिव तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जेप्टो है, जैसे स्विगी है, यार होटल से खाना तो मिलता ही मिलता था, सब लोग देते थे, हम लोग जाके खाना खाते थे। स्विगी जोमेटो ने क्या किया? यही तो किया ना कि जो काम चल रहा था उसको थोड़ी तकनीक ऐड कर दी, टेक्नोलॉजी ऐड कर दी, आपके घर पहुंचा रहे। फ्लिपकार्ट ने क्या किया? अमेज़न ने क्या किया? सामान तो मार्केट में वैसे ही मिल रहा था, अब आपके घर पहुँचा रहा है। अर्बन कंपनी ने क्या किया कि लोग तो वैसे ही मिलते थे काम करने के लिए, सफाई करने के लिए। उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया, यहाँ से बुलाओ और अपने काम कराओ, खत्म कहानी। आपको कुछ नहीं करना है, एक फ़ोन घुमाना है। सारी चीज़ें एक फ़ोन पे आने लगती हैं। तो जो चल रहा है उसको भी इनोवेटिव कर सकते हैं, कुछ नया तलाशने की नीड नहीं है, समझो। इंडस्ट्री का इसीलिए दिल, धड़कन, जान, इश्क, मोहब्बत, प्रेम, सब कुछ किसको कहते हैं? इनोवेशन को। जो जितना इनोवेटिव होगा वह उतना लंबा चलेगा, उतना इफेक्टिव होगा और उतनी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो हमको रिसर्च जब भी करनी है, आप नई चीज़ें खोजने से बेहतर है कि आप किसी में भी तकनीकी सुधार कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? वस्तु की किस्म, डिजाइन, पैकिंग आदि में सुधार करके उससे अधिक आकर्षक एवं सुविधाजनक बनाना, कुछ भी कर सकते हैं यार। नया करने के लिए वस्तु की बिक्री संवर्धन की कोई नवीन विधि अपनाना, हमने जो एग्जांपल दिए, ये सब कुछ आप किसी चीज को कर सकते हैं, ध्यान रखना। मतलब अगर आपको न्यू आइडिया तलाशना है तो आइडिया तलाशने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत नहीं बाबा, थोड़ा सा करना है चीजें, थोड़ा सा चीजें करना है और चीजें बहुत आसानी के साथ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या चल रहा है। भले ही ये नया सब्जेक्ट, लेकिन आपके सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए अच्छे तरीके से। अगर आ रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं आ रही है तो दोबारा उसको पढ़ें। जैसे ही आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे कि नहीं यार, मज़ा आ गया भाई। अब तो मज़ा आ गया है, अब चीज़ें हमसे बनने लगी हैं और हम अब इसको बना देंगे। ठीक है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे एक नए एंटरप्राइज़ को शुरू किया जाए और उसमें भी जो क्रिएटिव आइडिया है, उस क्रिएटिव आइडिया को हमने आपसे डिस्कस कर लिया कि ये किस तरीके से वर्क करता है। विचारों का सामान्यीकरण व मूल्यांकन, ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड इवैल्यूएशन, कि कैसे आप इनको सामान्य कर सकते हैं। मात्र किसी विचार के ही आधार पर व्यवसाय की स्थापना नहीं की जा सकती। हमें यह भी देखना पड़ता है कि उस विचार को व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है अथवा नहीं। उस विचार में लाभ प्राप्ति के अवसर कितने हैं, यह भी देखना पड़ता है। इसकी जांच इन घटकों के आधार पर जाती है। देखो, अ बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्टेड, अ बिजनेस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ एन आइडिया अलोन। सिर्फ आइडिया किसी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता, इस बात को समझने की कोशिश करना। वी हैव टू चेक all dimension related the idea relate to the business.
हमको बहुत कुछ देखना पड़ता है, सक्सेस रेट कितनी है, रिस्क कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है। जैसे मैं पिछले 2-3 महीने से कुछ करने की सोच रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आइडिया है, लेकिन उसको उस तरीके से न्यूट्रलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। सारी चीज़ें एक 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 पेपर पे नहीं लिख पा रहा हूँ कि ये है, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। रिस्क फैक्टर हमेशा वर्क करता है। तो सारी चीज़ों को हमको यहाँ पे देखना पड़ता है, और कैसे देख सकते हैं? बेसिस ऑफ दीस फैक्टर, ये कुछ आधारों पर जांच की जा सकती है। स्वामित्व योजना की जांच करना, चेक ऑफ ओनरशिप ऑफ कैपेबिलिटी, प्रारंभिक उत्पादन की लागत, विपणन की लागत, सरकारी नीति, तकनीकी एवं प्रबंधन योग्यता, विकास लागत, प्रारंभिक ग्राहक, संभावित बाजार, उच्च सकल मार्जिन और स्वविच्छेद बिंदु के लिए आवश्यक यार ये सारी चीज तो क्लियर है। भाई मैं कुछ भी, इसको लिख लो प्लीज, है ना? मैं मार्केट में कुछ भी शुरू करने जा रहा हूँ, और बिना सोचे समझे अगर बिना सोचे समझे शुरू कर दिया तो कैसे काम चलेगा? इसके लिए मुझे मार्केट में, ठीक है, इसके लिए मुझे मार्केट को पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। अगर मैं पूरा एनालाइज कर पाता हूँ, कैसी पॉलिसीज चल रही हैं, डिमांड क्या है, ठीक है, सक्सेस रेट क्या है, सब कुछ अगर मैं देखूंगा, उसके आधार पर किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। उसकी एक सिंपल प्रोसेस है, और सिंपल प्रोसेस के सारे पॉइंट आपके सामने डिफाइन है। आप अगर इन बिंदुओं को समझ गए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ सकते हैं कि विचारों को यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले दो बिंदु हैं। स्वामित्व की योग्यता की जांच। यार जो ओनरशिप है ना, क्या उसमें वो कैपेबिलिटी है, क्या कर सकता है? जैसे एक व्यक्ति है जो बहुत ही गुस्से वाला है, हर छोटी बात पे चिढ़ जाता है। आप सोचो यार, तुम चाय की शॉप ओपन कर लो, तुम ऐसी शॉप ओपन कर लो जहाँ पे डेली लोग आते हैं, आप चला ही नहीं पाओगे। एक व्यक्ति है जिसके पास डिसीजन मेकिंग ही नहीं है, कि कुछ करना है या नहीं करना है, तो वो किसी बिजनेस को नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति उसका फाइनेंशियली स्टेब्लिश नहीं है, कैसे कोई शुरू करेगा? शुरू कर देने के बाद चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो कैपेसिटी हमको देखना पड़ता है। प्रारंभिक उत्पादन लागत, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए क्या लगेगा? जैसे मैं छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए देता हूँ ताकि अगर आप लोग कुछ एक्सप्लोर करना चाहें, कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे एक टी स्टॉल ओपन करना है। क्या चाहिए? एक जगह, वो मैं म्युनिसिपैलिटी से बात करके अरेंज कर सकता हूँ। किसी शॉपकीपर से बात करके अरेंज कर सकता हूँ। तब बहुत मिनिमम चार्जेस रहेंगे। फिर मुझे क्या चाहिए? एक रेहड़ी चाहिए, और जो इनिशियली एक गैस, एक स्टोव, दूध, शक्कर, पत्ती, कप और कुछ चेयर टेबल। मतलब अगर मुझे एक टी स्टॉल स्टार्ट करना है छोटी सी, तो लगभग 15 से 20 15,000 रुपए के आसपास मैं उसको शुरू कर सकता हूँ आसानी से। 10,000 के इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकता हूँ। रेहड़ी रेंट पे ले लूंगा, है ना? रेहड़ी रेंट पे ले लूंगा, मुझे गैस और स्टोव भी लाना पड़ेगा अपना, और दूध, शक्कर और चेयर वगैरह ये भी रेंट पे ले ली मैंने। तो 10,000 से शुरू कर सकता हूँ। तो प्रारंभिक लागत हमको पता होनी चाहिए। फिर विपणन लागत है, भाई इसकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगी? ये चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना दोस्त। अगर मार्केटिंग नहीं करोगे, मार्केटिंग का तरीका क्या है? एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब लोगों को तक पहुंचाओ, मार्केट में उनको प्रचार प्रसार करो। डायरेक्ट क्या है? लोगों को अट्रैक्ट कर लो, ऑफर दे दो, भैया आ जाओ, 5 रुपए की चाय 3 रुपए में आपको पिला रहे हैं, ठीक है, 3 लोग पीने आएंगे, एक चाय आपको फ्री मिलेगी। तो इस तरीके से मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं कि इसकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या आएगी। भाई हमको मार्केटिंग कॉस्ट को भी यहाँ पे देखना पड़ता है, और ये सारी चीज़ों को जब हम एनालाइज करते हैं, तब जाके आप किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्ट कर पाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की शुरुआत हो पाती है। ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट बेटा शुरू नहीं हो जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? तो विपणन की लागत, फिर है सरकारी नीति, पॉलिसीज क्या है? अब जो सरकारी नीति बेटा, ये चाय में तो नहीं आएगी, है ना? लेकिन अगर मैं कोई बड़ा उद्यम शुरू करना चाहता हूँ, जैसे कोई प्रोडक्शन यूनिट शुरू करना चाहता हूँ किसी भी चीज़ की, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी मुझे देखना पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू जैसे मान लेते हैं भाई, के लेकर एनवायरमेंट लॉज क्या है ना? एनवायरमेंट लॉज, फिर लेबर लॉज, फिर जो टैक्सेशन है ये क्या है, सरकार की पॉलिसी क्या है, सरकार सपोर्ट क्या करती है, सारी चीज़ें। तकनीकी एवं प्रबंधन की योजना, कि अगर मुझे इसमें कोई टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो मेरे पास स्किल है या नहीं है। विकास की लागत, प्रारंभिक ग्राहक, संभावित बाजार, ये सब कुछ के आधार पर हम किसी भी आइडिया से रिलेटेड जो थॉट हैं, इन थॉट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर मुझे न्यूट्रलाइज करना है तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करूँगा। ठीक है बच्चों? संस्था निर्माण का निर्णय,
इस अवस्था में उपक्रम को एक संस्था का रूप देने के लिए उद्यमी को अनेक निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। स्वामित्व का प्रकार। स्वामित्व का प्रारूप क्या होगा? जैसे एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी आदि। तो अगर मुझे संस्था का निर्माण करना है, जैसे हम लोग कुछ भी सोचते हैं, तो सबसे पहला विचार यही रहता है कि मैं अकेला करूँगा या इसमें मुझे सहयोगी चाहिए। अब सहयोगी भी 1-2 चाहिए या बहुत सारे चाहिए? मतलब यह एक पार्टनरशिप बेस्ड होगा, एक कंपनी बेस्ड होगा। या तो मैं खुद से करूँ, 1-2 लोगों को पार्टनर बना लूँ, या मैं इसको एक कंपनी बना लूँ जिसमें बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर दूँ। आओ भैया, मेरे पास एक आइडिया है, इस पे काम करना है। आओ इन्वेस्ट करो और सब लोग पैसा बनाओ और मार्केट में अपनी एक हेजेमनी बनाओ। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप क्या करना? भाई चाहे तो मैं अकेला भी शुरू कर सकता हूँ, लेकिन जैसे मान लो कि मुझे एक एक कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना है, किसी भी चीज़ की एक्स, वाई, ज़ेड, उसके लिए फिर मुझे पार्टनर बनाने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द फिनांस। पैसे की कितनी नीड है? अब मुकेश अंबानी को जियो चलाना था, भाई वो अकेला व्यक्ति पैसे वाला है, उसके पास बहुत पैसा, उसने जियो शुरू कर दिया। मैं सोचूं टीओ शुरू करने की, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? मैं टीओ तो नहीं शुरू कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। संस्था का आकार, स्वामित्व का आकार लघु स्तरीय होगा अथवा दीर्घ स्तरीय होगा। संस्था का स्वभाव कैसा होगा? निर्माणी, व्यावसायिक। हम क्या बनाना चाहते हैं, संस्था कैसी बननी चाहती है, ये सब कुछ हमको सोचना पड़ता है। इसमें पार्टनर कौन होगा, कि प्रारूप कैसा रहेगा, क्या करेंगे, हम उत्पादन करना चाहते हैं, हम निर्माण करना चाहते हैं, या हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको इसमें सोचना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वाणिज्यिक अथवा सेवा प्रदाता करने वाली, उद्देश्य क्या है, व्यावसायिक सहयोग हमको कहाँ से मिलेगा, तकनीक अकनीक, ये सारी चीजें किसी भी संस्था को शुरू करने से पहले वह मेरी होगी, इसमें सहयोगी होंगे, उसका स्वरूप क्या होगा, उसके उद्देश्य क्या हैं, तकनीक कहाँ से आएगी, क्या काम करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को जब आप लोग सोच लेते हैं, फैसला ले लेते हैं, उसके बाद ही किसी संस्था का निर्माण हो पाता है। ध्यान रखिएगा। संगठन संरचना का निर्माण। उपक्रम को वैधानिक रूप से संगठित करना, औद्योगिक लाइसेंस लेना, ऑब्टेनिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंस, प्री विवरण तैयार करना तथा सेबी द्वारा जांच उद्योग निदेशालय में पंजीयन करवाना, प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्ट एंड गेटिंग इंस्पेक्टेड बाय सेबी, नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करना, गेटिंग रजिस्टर्ड विद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करवाना, गेटिंग परमिशन फ्रॉम म्यूनसिपालिटीज, गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, देखो यार, समझो कि संगठित संरचना का निर्माण करने का मतलब क्या है? वो सारे नॉर्म्स को फॉलो करना जो आवश्यक है। इसमें पहले क्या लिखा है? इंडस्ट्रियल लाइसेंस। प्रभु, अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं आपको बताता हूँ। एक फैक्ट्री स्टार्ट हुई, एक कंपनी स्टार्ट हुई जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे गांव के पास में, सारी कंडीशंस फुलफिल थी उसमें। भाई लोगों से एक थोड़ा सा सब्र नहीं हुआ। जैसे किसी भी कंपनी को आप शुरू करते हैं, तो शुरू करने मतलब उसके लगने से लेके उसके उत्पादन तक की सारी चीज़ों की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि भाई आप ये प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो लोकल लेबर इतनी लेना पड़ेगी, यहाँ से रॉ मटेरियल यहाँ से आएगा, स्किल्ड लेबर आप बाहर से बुला सकते हो, कि रहने की फैसिलिटी, उनकी सैलरीज, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड रहता है। ये इतने समय तक बन के तैयार हो जाना चाहिए। मतलब उसके कंस्ट्रक्शन का भी एक टाइम पीरियड होता है कि कोई इंडस्ट्री 18 महीने में तैयार हो जाएगी, उसके 6 महीने बाद आप उसकी सारी चीज़ों को चेक कीजिए, टेस्टिंग कीजिए, मशीनरी, ठीक है, वर्क फोर्स, रॉ मटेरियल, सब कुछ टेस्ट कीजिए। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट दी प्रोडक्ट। उसके बाद ही शुरू करोगे ना भाई। आप इंडस्ट्री को शुरू कर, मतलब मजाक थोड़ी है दोस्त। इतने लॉज है ना, उन सब लॉज को चेक करना पड़ता है। उन भाई साहब ने क्या किया, कंपनी बनाना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद प्रोडक्शन शुरू करना था, 6 महीने पहले ही प्रोडक्शन शुरू कर दिया। एक दिन छापा पड़ा और फैक्ट्री बंद कर दी। हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट ऐसे ही चलेगा। लोग कहते हैं यार ब्लैक का पैसा, जो भी था, पर समझिए कुछ भी शुरू करने के लिए आपको हर एक चीज पे काम करना पड़ता है, जिसमें लाइसेंस है, फिर सेबी द्वारा जांच है, उद्योग निशाल में पंजीयन कराना है, नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करनी है, कारखाने अधिनियम के अंदर पंजीयन होना चाहिए, आवश्यक मामलों में कंपनी विधानमंडल की अनुमति प्राप्त करना चाहिए, और वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करना। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, इस बात को ध्यान रखना। आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना, अरेंजिंग दी नेसेसरी रिसोर्सेज, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ भी शुरू करने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए। रिसोर्सेज क्या चाहिए? औद्योगिक बस्ती में भूमि एवं भरण प्राप्त करना। जैसे मान लो कि
मुझे कोई केमिकल फैक्ट्री शुरू करनी है, तो प्रभुओं इसके लिए सब कुछ लग जाएगा, तब जाके मैं कोई रासायनिक फैक्ट्री शुरू कर पाऊंगा। मतलब मुझे इसके लिए कहाँ जगह मिलेगी ये नहीं पता। ठीक है, ध्यान रखना। भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करना, पहले भूमि ले ली या भवन ले लिया, भूमि ले ली तो फिर भवन हमको बनाना है, भैया मैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। ऑब्टेनिंग परमिशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करना। अब भवन निर्माण की परमिशन मिल गई, जो भी सामग्री लगने वाली है उसकी भी परमिशन मुझको लेनी पड़ेगी। बेटा हर चीज की परमिट होने से ईज रहता है चीजों को शुरू करने में, अदरवाइज कभी भी आपके ऊपर कोई छापा मारने आ सकता है। ऑब्टेनिंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यंत्र एवं मशीनें प्राप्त कर उन्हें स्थापित करने, कच्चे माल का प्रबंध, बिजली पानी, जितनी सारी चीजें हैं ये सब कुछ हमको करना पड़ता है, ये सब कुछ हमको करना पड़ता है। भैया इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है, इंडस्ट्रियल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, तब भी आपकी कंपनी को बंद कर सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है तो एक प्राइमरी जो हेल्थ केयर सेंटर होता है वो होना चाहिए, मतलब एक डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, कुछ स्पेशलिस्ट वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। ये सब कुछ होंगे तब जाकर आप एक इंडस्ट्री को शुरू कर पाओगे, एक प्लांट को शुरू कर पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। प्रारंभिक समस्याओं का मूल्यांकन, कोई भी उद्यमी व्यवसाय प्रारंभ करने का निर्णय उस व्यवसाय में निहित जोखिमों पर प्राप्त प्रतिफल के आधार पर लेता है। यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिस ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस। ये तो आसान चीज है, मैं कुछ भी करना चाहूंगा तो मैं ऐसे ही थोड़ी, जैसे मान लो कि एक बिजनेस है और 10 लोगों ने उसको शुरू किया, सब कुछ ठीक ठाक रहा, उसमें सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन उन लोगों को लॉस ही लॉस हुआ और उनको बंद करना पड़ा। अब उसकी वजह जाने बिना अगर मैं वहां पे वही बिजनेस शुरू कर देता हूं तो फिर शायद मुझसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई भी नहीं है। तो मुझे किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसमें इन्वॉल्व जो रिस्क है ना, उस रिस्क को सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई क्या इसमें दिक्कत हो सकती है। जैसे किसी बिजनेस में वित्तीय जोखिम हो सकती है, पैसे से संबंधित जोखिम हो सकती है, व्यक्तिगत, जैसे समझो भाई कि मैंने लीगल एडवाइजरी शुरू कर दी, अब मेरे पास परमिशन ही नहीं है, चला और वो बंद हो गया। तो किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसके जोखिम, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, भाई आपने एक शॉपिंग मॉल खोल दिया, और शॉपिंग मॉल खोल दिया कहाँ, शहर से 20-40 किलोमीटर दूर, जहाँ लोगों का पहुंचना ही नहीं हो पाता है ना। ठीक है, प्लीज आप इसको लिखना। तो रिस्क को ना चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे, जैसे वित्तीय है, पेशे संबंधी, व्यक्तिगत जोखिम आदि। वित्तीय जोखिम के अंतर्गत उद्यमी को सर्वप्रथम ये देखता है कि उसकी पूंजी की लागत वसूल होगी अथवा नहीं। व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व प्रतिफल पर भी विचार करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है भैया, करना भी चाहिए। कुछ भी शुरू करने से पहले एक बार सोच लो। देखो जैसे किसी का एक फेमस लाइन है, टाटा जी की फेमस लाइन, टाटा जी की फेमस लाइन को फॉलो करना बहुत मुश्किल है कि मैं काम करना शुरू कर देता हूँ और उसके बाद उसको सफल करके ही मानता हूँ। मतलब मेरा कहना यह है कि आप कुछ भी या तो शुरू मत कीजिए, जैसे इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन मान लेते हैं, या तो प्रिपरेशन शुरू मत कीजिए, या अगर शुरू कर दिए तो दुनिया में जो आपको करना पड़े, 12 घंटे पढ़ना पड़े पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 घंटे आंसर राइटिंग करना पड़े पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सिनॉप्सिस बनाना पड़े, नोट्स बनाना पड़े, करिए, लेकिन सफल होकर जरूर जाइए। पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में सफल होकर चले जाइए, पर सफल जरूर होइए। सेम कहानी यहाँ पर है कि आप किसी बिजनेस को शुरू भले मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शुरू कर दिया है ना,
तो इतना एक्यूरेट एनालाइज करके शुरू करिए कि आगे आपको दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना कि सारे के सारे जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। फिर है व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण। व्यवसाय शुरू करने से पूर्व उद्यमी द्वारा उसकी एक समग्र योजना तैयार की जाती है ताकि व्यवसाय के लक्ष्यों को पूर्ति न्यूनतम साधनों के द्वारा अधिकतम कुशलता के साथ किया जा सके। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मुझे किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले प्री प्लानिंग करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में मिनिमम रिसोर्सेज को मैं कैसे, हाउ टू यूज मैक्सिमम। जैसे मैं चाय का बार बार एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। छोटी चीज़ है जो हमारी समझ की है। जैसे मान लो मुझे टी स्टॉल स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो कोई भी प्रोडक्शन मुझे यूनिट इकाई करनी है, तो उसमें पहले मैं मिनिमम लोगों से मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज़ करूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोचिंग स्टार्ट की, तो मैं क्या करूँगा, एक ही बंदे को हायर करूँगा और उस बंदे से बोलूँगा यार आपको लोगों की काउंसलिंग भी करनी है, आपको कॉलिंग भी करनी है और टेस्ट सीरीज भी आपको कंडक्ट करानी है। इनिशियल मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि मेरे पास इनिशियल मार्केट में उतनी रीच नहीं है, उतना बच्चा मेरे पास। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे कोचिंग ठीक-ठाक चलने लगेगी, बच्चों का वॉक इन बढ़ने लगेगा, बच्चे आने लगेंगे, ट्रस्ट बढ़ने लगेगा, तो अब मुझे समझ में आएगा कि यार वो एक जो पर्सन है, जो काउंसलर है ना, उसके पास बर्डन बहुत ज़्यादा है और उसको पैसा उतना नहीं मिल पा रहा है। 3 काम का पैसा एक व्यक्ति को दिया भी नहीं जा सकता, उतना पॉसिबल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक और पर्सन को हायर कर लेंगे कि आपका काम है, एक का काम है काउंसलिंग करना और एक का काम है कॉलिंग करना और टेस्ट को करना। अगर और बेहतर ग्रो करते हैं तो फिर हम एक पर्सन और हायर कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि जो मिनिमम रिसोर्सेज होते हैं ना, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे हम लोग काम करते हैं। अधिकतम कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं, इस पे फोकस करना पड़ता है। इसमें है उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग, वस्तु की आकर्षक डिजाइन, आकार एवं श्रेष्ठ किस्म, वस्तु में टिकाऊपन, सरल उपयोग विधि, कल पुर्जे। यार ये तो हर जगह वर्क करता है। आप किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी जगह किसी भी फील्ड में चले जाइए, स्टार्टिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं ना यार, भाई साहब वो काबिले तारीफ होते हैं, लिटरली काबिले तारीफ होते हैं। उनकी क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, इफिशियंसी, एवरीथिंग बहुत अमेजिंग होती है, बहुत अमेजिंग। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये बोर्ड बनाने वाली कंपनी, एक कंपनी है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वो बहुत अच्छे बोर्ड्स बनाते हैं, बहुत अच्छे। मार्केट में जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ी, क्वालिटी खराब कर दी और बहुत ही घटिया क्वालिटी। तो स्टार्टिंग में ना सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और ये सब कुछ हमको बेहतर करना पड़ता है। ध्यान रखना, उत्पाद नियोजन, संयंत्र एवं उत्पादन नियोजन, सिलेक्शन ऑफ प्लांट साइट, संयंत्र के स्थल का चुनाव करना, यंत्रों, प्रविधियों एवं अन्य सेवाओं की व्यवस्थित योजना बनाना, उत्पादन प्रणाली की योजना बनाना, सब कुछ इसमें आ जाता है। ये तो यार बहुत आसान चीज़ है। सिलेक्शन ऑफ प्लांट साइट, सिस्टमैटिक प्लानिंग फॉर मशीन टेक्निक्स एंड अदर सर्विसेज, प्लानिंग द प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट प्लानिंग आ जाएगा, संगठनात्मक नियोजन, योजना बनाना, विपणन नियोजन, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत हमको देखने को मिल जाती, ठीक है। अब पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा, ये भी बहुत आसान चीज़ है कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अंश पूंजी को ही सम्मिलित किया जाता है। कंपनियों में यह पूंजी अंशधारियों द्वारा नियोजित की जाती है, साझेदारी फर्में समेत पूंजी साझे द्वारा करते हैं और एकाकी व्यापार में, मतलब पहली चीज़ ये बोल रहे हैं कि ओनरशिप कैपिटल कहाँ से आती है। मुझे कुछ भी शुरू करना है, अगर मैं एक कंपनी के समूह के साथ कर रहा हूँ, एक कंपनी बना के शुरू कर रहा हूँ, तो उसमें पैसा मुझे शेयर होल्डर्स देंगे, शेयर होल्डर्स। अगर मैं लोगों की पार्टनरशिप में शुरू कर रहा हूँ, तो जो पैसा है वो लोग शुरुआत में मुझे वो पार्टनर्स देंगे। और अगर एकाकी किसी बिजनेस को शुरू कर रहा हूँ, तो उस बिजनेस में जो ओनरशिप कैपिटल है या अंशधारित जो पूंजी है, वो मेरी अकेली रहेगी। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए किसी भी चीज़ का कि भाई हम 3 लोगों ने एक आइडिया बनाया कि चलो यार एक बढ़िया रेस्टोरेंट शुरू करते हैं और तीनों लोग अगर उसमें पैसा कमाना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें उसके अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। मतलब पैसा कहाँ से आएगा? अगर मेरा अकेले का वेंचर है, तो बच्चे मेरे अकेले का पैसा रहेगा। अगर उसमें पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, तो पार्टनर का पैसा रहेगा और कंपनी है तो शेयर होल्डर्स उसमें पैसा लगा ही देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पैसा कहाँ से आता है, ये हमने आपको बता दिया, ऋण पूँजी। दूसरा क्या है? डेबिट कैपिटल। आप ऋण ले लीजिए। किसी भी उपक्रम को ऋण पूँजी भी प्राप्त करते हैं। कंपनियां ऋण पूँजी प्राप्त करने के लिए जनता को ऋण पत्र भी जारी कर सकती हैं, जिन्हें एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की निश्चित अवधि के अंदर दिया जाता है। ये परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय होते हैं। देखो, अगर ओनरशिप पूँजी नहीं है, जैसे मान लो मुझे कोई बड़ा वेंचर स्टार्ट करना है जिसकी कीमत करंट टाइम पे 30-40 लाख रुपए है। अब मेरे पास मान लो इतना पैसा नहीं है, क्या करूँगा? लोन लूँगा। आसान है, सारे बिज़नेस बेटा लोन पे चलते हैं।
तो लोन भी हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ऋण भी हमको यहाँ पे मिल। व्यवसाय का प्रारंभ, स्थापना संबंधी सभी कार्रवाइयाँ पूरी होने के बाद उद्यमी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। और कंपनियों की दशा में व्यवसाय आरंभ करने के लिए रजिस्ट्रार से अलग से एक व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र लेना होता है। कंपनी को अपने रजिस्टर्ड कार्यालय में अनेक वैधानिक पुस्तकें तैयार करनी पड़ती हैं। सदस्यों के लिए रजिस्टर तैयार किए जाते हैं, अंशधारियों को अंश प्रमाण पत्र भी भेजने पड़ते हैं। ये पूरी प्रोसेस है अगर व्यवसाय का आरंभ करना है तो। अब इसका विकास, नए आयामों और नई योजनाओं को अपनाकर उद्यमी अपने व्यावसायिक उपक्रम का विकास कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और उपज, उपज क्या है? व्यावसायिक उत्पाद को अधिक लोगों को बेचते हुए अधिक लाभ कमाना, तो इसके इसके साथ में नए उद्यमी व नई चुनौतियों का सामना करना, ये इसका उपज है, इस बात को ध्यान रखना। तो विकास कैसे होगा? एंटरप्रेन्योर्स कैन डेवलप देयर बिजनेस वेंचर्स बाय एडॉप्टिंग न्यू डायमेंशन ऑफ एंड प्लान्स। अगर मुझे डेवलपमेंट करना है तो मुझे नए नए डायमेंशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उपज क्या है? जो प्रॉफिट हम लोग प्राप्त कर रहे हैं वही उपज है। अगला टॉपिक है हमारा रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। हम किसकी बात कर रहे हैं? जरा एक बार फिर से आपको सिलेबस पे लेके आते हैं। देखो भाई, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि उद्यमशीलता के जो लक्षण है, सिद्धांत है, ठीक है, और विशेषताएं, इसको हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसमें एक पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है, सेकंड, क्रिएटिविटी, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो अभी हम लोग चल रहे हैं बेटा किसके पास? क्रिएटिविटी के पास। एक क्रिएटिविटी का क्या रोल है, क्रिएटिविटी किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को बेहतर बना सकती है? रचनात्मकता, ठीक है। रचनात्मकता की मैं आपसे बात करता हूँ, समझो। जोसेफ संपीटर ने पुरानी विधियों को सिरे से त्याग कर उनके स्तर पर नई विधियों को अपनाने का अपना आर्थिक सिद्धांत, रचनात्मक खंडन प्रस्तुत किया। समझते हैं। जोसेफ सुम्पीटर हैज प्रेजेंटेड हिज इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएटिव रिजेक्शन ऑफ ओल्ड मेथड्स एंड एडप्टिंग न्यू मेथड्स इन देयर प्लेस। देखो यार, रचनात्मकता का मतलब क्या है? ये जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो ओल्ड मॉड्यूल शुरू किया था ना, आप उसके स्थान पर नई चीजें लेके आ जाइए, नई तरीके की वर्क करना शुरू कर दीजिए। यही क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी की बेसिक डेफिनेशन भी यही है कि परंपरागत तरीके से जिन चीज़ों को किया जा रहा था, हमने उसको क्रिएटिव बना दिया। जैसे पहले किसी चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब ये क्रिएटिव क्या हुआ? क्योंकि हम आपके सामने डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ के, सॉरी, क्लासरूम में पढ़ाते थे, अब आपको कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो एवरीथिंग इज क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, ठीक है, ध्यान रखना। डेव हॉल, जो डेब्रा हॉल है, डेब्रा हॉल का ये कथन है कि रचनात्मकता किसी भी व्यक्ति में व्याप्त नई अथवा नवीन रचनाओं, उत्पादों या विचारों की उत्पत्ति की वे क्षमता है जो पूर्व में निर्माता को ज्ञात नहीं होती। ये कहना चाह रहे हैं कि डेविड हॉल सेज दैट क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी इन अ पर्सन और to generate new or innovative creations, products or ideas which are not previously known to the creator। पहले जो विशेषता नहीं थी उसको शुरू कर देना ही आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है या रचनात्मकता कहलाती है। यार बड़ी आसान है, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन वैसे तो आसान है। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? पहले जिस तरीके से आप काम को कर रहे थे उसको अब आपने नहीं नए तरीके से करना शुरू कर दिया, वही क्रिएटिविटी है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। डन, डन। आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और इसमें किसी प्रकार की कोई भी आप लोगों को परेशानी नहीं हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्रिएटिविटी को और आगे बढ़ते हैं और समझने की शुरुआत करते हैं कि भाई क्रिएटिविटी किस तरीके से वर्क करती है, एक्चुअल इसकी प्रोसेस है क्या। ये सारी चीज़ों को एक बार समझने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है भाई। चलिए समझते हैं थोड़ा सा और। तो हम लोग क्रिएटिविटी जो है, रचनात्मकता, इसके अभिलक्षण के बारे में बात करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलेंगे लक्षणा के, जो क्रिएटिविटी है
उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। देखो भाई, क्या-क्या है? कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन। जब भी हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, इसमें कल्पनाशीलता या इमेजिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रचनात्मक सोच की शुरुआत कुछ नया करने की कल्पना से ही होती है, जो ना तो कहीं विद्यमान है और ना ही उसके बारे में किसी को कोई जानकारी कभी थी। इसलिए कल्पनाशीलता को पहले स्थान पे रखा जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग स्टार्ट्स विद द इमेजिनेशन ऑफ डूइंग समथिंग न्यू which neither exists anywhere nor anyone ever know about it. That is why imagination is given the first place. जब भी हम लोग कल्पनाशीलता की बात करेंगे अ, या क्रिएटिविटी की बात करते हैं, उसमें इमेजिनेशन को सबसे पहली रैंकिंग रखी जाएगी। सोचिए, जो भी थॉट है, आप कुछ करने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, उस सबसे पहले आप अपने माइंड में इमेजिन करेंगे एनीथिंग यू वांट टू डू। कुछ भी हो सकता है, किसी भी काम को क्रिएटिव करने का तरीका क्या हो सकता है, उसको सबसे पहले अपने माइंड में सोचना पड़ेगा। और क्रिएटिव तब होगा जब ऐसा किसी और ने नहीं सोचा होगा आज तक, और ना ही ऐसा किसी ने किया होगा, तब जाके। तो क्रिएटिविटी में सबसे पहली रैंकिंग बेटा किसकी है? वो इमेजिनेशन की। इस बात को ध्यान रखना। सेकेंड नंबर पर है उद्देश्य परकता। रचनात्मकता कल्पना के लिए व्यवसाय के किसी उद्देश्य लक्ष्य का होना आवश्यक है। पर्पसफुलनेस और क्रिएटिव इमेजिनेशन, इट इज एसेंशियल टू हैव सम पर्पस गोल ऑफ द बिजनेस। मेरे पास एक गोल होना चाहिए। मैं इमेजिन किस चीज को करूंगा? किसी बिजनेस में कुछ करना चाहता हूं, अगर उसका गोल नहीं है तो जैसे आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज क्रिएटिविटी, रचनात्मकता क्या है, आप लिखेंगे कुछ भी नया करना, ऐसा जो पहले ना किसी ने सोचा हो, ना पहला किसी ने किया हो, वह रचनात्मकता कहलाती, क्रिएटिविटी कहलाती है। अब उसके अभिलक्षण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, कि वो क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है क्रिएटिविटी में, आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमने इमेजिनेशन की बात की, उद्देश्यपरकता, मौलिकता। मौलिकता का अर्थ है कि आविष्कार करने अथवा स्वतंत्र रूप से विचार करने एवं रचनात्मक कार्य करने को कुछ नई असामान्य गुणवत्ता की उत्पत्ति करने की क्षमता। मतलब हमको कुछ न्यू अनयूजुअल क्वालिटी को लेके आना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा जो पहले नहीं था। तो क्रिएटिविटी की अगर अभिलक्षण की बात करेगा, ये तीन चीजें पहले आपको पता होना चाहिए कि तीन इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने की मिलती हैं। ठीक है भाई। चलिए, देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मूल्य परखता, मतलब वैल्यूज। इसका अर्थ है कि उत्पाद अथवा परिणाम सराहनीय गुणों से युक्त होने के साथ साथ विशेष मौलिक मूल्य से संपन्न है। क्षमता, कुछ नया करने की कल्पना या आविष्कार करने की क्षमता होना। इसके लिए केवल योग्यता होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इसके लिए किसी कार्य विशेष को फलदायक स्वरूप में करने का कौशल भी आवश्यक है। तो क्रिएटिविटी के ये सारे लक्षण हैं। ठीक है, फिर रचनात्मकता के लिए अपेक्षित घटक क्या क्या हमको चाहिए। तो आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज क्रिएटिविटी, रचनात्मकता क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपसे बोर्ड को समझाने की कोशिश करूं कि क्रिएटिविटी क्या है, आप इस क्रिएटिविटी को एक बार समझने की कोशिश करें। रचनात्मकता, रचनात्मकता को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो कुछ भी नया करने का जो सोच है, वही आपके पास रचनात्मकता कहलाती है। कि कुछ नया, है ना, समथिंग न्यू, समथिंग समथिंग न्यू न्यू
फ्रॉम दी दी पीपल। कुछ नया, लोगों ने जो ना तो सोचा हो, नेवर थिंक, ठीक है, और नेवर डू। ना तो ऐसा है और ना ऐसा सोचा, आप उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। आप उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। और क्रिएटिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या चाहिए सर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे चाहिए, वो चाहिए इमेजिनेशन, कि मैं किसी भी चीज को इमेजिन कर पाऊं, है ना, किसी भी चीज को मैं सोच पाऊं, इमेजिनेशन। उसके बाद मुझे उसको सोचने के पीछे एक गोल चाहिए, एक पर्पस चाहिए, कि उसको सोचने के पीछे का पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है। फिर मुझे उसकी मोरालिटी पता होना चाहिए कि मैं ऐसा कैसे करूँगा। और फिर उसके लिए मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ का, मूल्यों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्रिएटिविटी को अगर मुझे समझाना है इन शॉर्ट, मैं ऐसे ही बताऊंगा कि कुछ भी ऐसा नया करने की क्षमता जो ना तो पहले किसी ने सोचा है, ठीक है, और ना पहला पहला ऐसा किसी ने किया है, ठीक है, ना पहले ऐसा किसी ने सोचा है और ना ही पहले ऐसा किसी ने किया है, हम उसको क्रिएटिविटी कह रहे हैं। अब क्रिएटिविटी को लाने के लिए, रचनात्मकता को लाने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, वो है इमेजिनेशन, ठीक है, वो है इमेजिनेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जितना सोचेंगे उतना ही बेहतर चीज़ों को कर पाएंगे। फिर मेरे पास एक पर्पस होना चाहिए, देख लीजिए, पर्पस होना चाहिए कि भाई उद्देश्य परकता होनी चाहिए, मैं क्या क्यों ऐसा करना चाह रहा हूँ। फिर मौलिकता, कि उसकी गुणवत्ता बहुत जरूरी है, कुछ नया करने की मौलिकता होना बहुत जरूरी है। फिर मूल्य परकता है, पर्पसफुलनेस है, और फिर आपके पास क्षमता। ये सब होंगी तो हम क्रिएटिविटी को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है, कर पाएंगे, ध्यान रखना। एक मिनट रुकना प्लीज आप लोग। मुझे अगर क्रिएटिव कुछ भी करना है तो इतनी सारी चीजें मुझे चाहिए। अगला टॉपिक है कि रचनात्मकता के लिए अपेक्षित घटक। ऐसा क्या है जो क्रिएटिविटी के लिए बिल्कुल नीडेड है, जिसके बिना क्रिएटिविटी नहीं हो सकती? देखो समझो, सबसे पहले नंबर पर है ज्ञान, नॉलेज। अगर मुझे किसी चीज के बारे में नहीं होगी तो मैं क्रिएटिव कभी नहीं हो सकता। फिर है अभिप्रेरणा, अगर मेरे पास किसी भी तरीके का मोटिवेशन नहीं होगा तब भी मैं कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता। समझना, देखो सबसे पहली चीज है, ज्ञान के आधार पर समस्याओं और उनके संभावित समाधानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे समस्याओं को हल करने में सहायता मिलती है। नॉलेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड देयर पॉसिबल सॉल्यूशन विच हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, मैं कभी कुछ क्रिएटिव कर पाऊंगा क्या? कभी नहीं कर पाऊंगा, इस बात को ध्यान रखना। तो क्रिएटिव होने के लिए या क्रिएटिविटी के लिए जो पहली रिक्वायर्ड फीचर है वो क्या है? वो नॉलेज है। जैसे कुछ भी मुझे करना है, यार इस पेन को और आसान बनाना है, मतलब जैसे अभी ये हैवी हैं, इनसे अच्छा नहीं लिखा जाता, तो मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए पेन बनता कैसे है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या मटेरियल यूज होते हैं। अगर वो मुझे पता है और मैं इसको और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मतलब इसकी जगह ऐसा क्या यूज कर सकता हूँ जिससे ये बहुत सॉफ्ट हो जाए, वो नॉलेज अगर मेरे पास होगी तब जाके मैं क्रिएटिव कर पाऊंगा। अदरवाइज मैं क्रिएटिव नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। क्रिएटिविटी का मतलब यही है कि आपके पास पहले नॉलेज होना जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप क्रिएटिविटी या क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। अगला है अभिप्रेरणा। उद्यमशीलता के उद्देश्य से रचनात्मकता के लिए आंतरिक प्रेरणा और वह प्रेरणा आवश्यक है
इससे भौतिक परिणाम प्राप्त होते हैं, जबकि आंतरिक प्रेरणा का संबंध सीधा लक्ष्य से जुड़ा होता है। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, हमको दोनों मोटिवेशन नीडेड है। अंदर क्या जो मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन, वो ये है कि मैं कुछ और बेहतर करना चाहता हूँ। और एक्सटर्नल मोटिवेशन की मैं आपसे जब भी बात करता हूँ, तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल मोटिवेशन ये है कि मैं कुछ और बेहतर देना चाहता हूँ, कुछ अच्छा देना चाहता हूँ लोगों को। तो दोनों मोटिवेशन मेरे पास जब होंगे, तब जाके मैं कुछ नया क्रिएटिव सोचूंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आकांक्षा, एम्बिशन, एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है, आकांक्षी होना बहुत जरूरी है। उद्यमी के विचारों में आकांक्षा का समावेश अवश्य होना चाहिए, और वे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जोखिम उठाने के लिए तत्पर हो। समझो बेटा, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव एम्बिशन इन हिज थॉट्स एंड बी विलिंग टू टेक रिस्क टू अचीव हिज गोल्स। अगर आप एम्बिशियस नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी कहती है कि यू शुड बी एम्बिशियस। अगर एम्बिशियस है तो आप चीज़ों को कर लोगे। और सिर्फ एम्बिशियस होने से नहीं चलेगा, यू हैव टू बी रेडी टू बियर द रिस्क, मतलब यू हैव टू बी कैपेसिटी टू बियर द रिस्क। आप कुछ भी करें यार, क्रिएटिव करना हमेशा सक्सेसफुल होगा ये थोड़ी लिखा हुआ है। क्रिएटिविटी में पॉसिबिलिटी 50-50% है। आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, आपका फेल्योर भी हो सकता है। तो वो कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए। तो वो इसी बात की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई हमको आकांक्षी होना पड़ेगा, और निज अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, विफलता और अस्वीकृति की स्थिति का नियंत्रण करने एवं उससे उभरने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेल्फ डिसिप्लिन ही है जो आपको सारी चीजों से बाहर लेके आ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उद्यमिता के लिए रचनात्मकता की आवश्यकता क्या नीड है, उससे पहले आप इनको एक बार देख लें कि भाई अगर मुझे क्रिएटिव होना है तो क्या क्या रिक्वायर है ना। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफ क्रिएटिविटी, क्या आवश्यक है क्रिएटिविटी के लिए, या क्रिएटिव होने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी मुझे नीड है। इन शॉर्ट जैसे सबसे पहले हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा कि प्रभु, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा, अगर नॉलेज नहीं होगी, तो आप किसी भी चीज को नहीं कर पाएंगे। नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर मुझे क्रिएटिव करना है, क्योंकि नॉलेज क्या करता है, नॉलेज किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है। जैसे जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं पता कर पाऊंगा, और उसके सॉल्यूशंस को मैं तलाश पाऊंगा कि भाई क्या इसके सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड हैं, या इसके क्या सॉल्यूशंस हमको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बेटा क्या है, नॉलेज। नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आपके पास क्या है, वो है मोटिवेशन, कि क्या आप ऐसा करना चाहते हैं। मोटिवेशन मोटिवेशन अभिप्रेरणा, ज्ञान आपके पास है, लेकिन अभिप्रेरणा होना बहुत जरूरी है। अभिप्रेरणा बेटा ये दो तरीके की होती है, आंतरिक और बाहरी। आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमने यहाँ पे लिखा कि आपको एम्बिशियस होना चाहिए। एम्बिशियस, आकांक्षी होना चाहिए। अगर आप एम्बिशियस हैं, आकांक्षी हैं, तो फिर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी, और बिना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको सेल्फ डिसिप्लिन भी यहाँ पे होना पड़ेगा, निज अनुशासन भी बहुत जरूरी है। तो सेल्फ डिसिप्लिन की भी इसमें नीड है, निज अनुशासन की। और जो निज अनुशासन है, ये क्या करता है, ये आपको बाहर निकालता है जो कुछ भी घटित हुआ है। जैसे देखो, सब कुछ अच्छा अच्छा चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खराब खराब चला गया तो ये सेल्फ डिसिप्लिन आपको बाहर करता है, बाहर लेके आता है जो लॉस हुआ है उस लॉस। समझो, देखो बोर्ड टीचिंग और पीपीटी में यही फर्क होता है। हमने बोर्ड पर किसी भी चीज को कितनी आसानी से एक ही पन्ने पर लिख दिया, वही चीज पीपीटी में बहुत बड़ी लिखी हुई है। तो हम इस कॉम्बिनेशन को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, हमने पहले जाना कि क्रिएटिविटी के क्या फीचर्स होते हैं। अब क्रिएटिविटी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या आवश्यकता है। देखो, ज्ञान, ज्ञान क्या करेगा, ज्ञान ज्ञान एक तो हमको इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मेशन कि भाई ये चीज क्या है, हमको सबसे पहले सूचना देगा, जानकारी देगा।
और इसी के साथ में इसके सॉल्यूशन देगा, सॉल्यूशन कि कोई भी जो समस्या है इसका समाधान क्या है, समाधान। अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन आपके अंदर इनकरेज लेके आएगा, इनकरेज करेगा कि नहीं यार तुझे ये चीज करनी है, किसी भी कारण से करनी है। एम्बिशियस होने से रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आती है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कि मैं इसको कर रहा हूं, इसमें जो भी होगा उसको देखा जाएगा। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी रिक्वायरमेंट आप लोग बता सकते हैं क्रिएटिविटी को लेकर। आगे हमने पढ़ा कि रचनात्मकता की आवश्यकता क्यों नीड है, क्यों नीड है उद्यमिता को, अपने उत्पाद को किस प्रकार से अन्य के मुकाबले उत्तम बना सकते। एक लाइन में आप सिर्फ इसी को बता सकते हैं कि क्या नीड है रचनात्मकता की। हाउ कैन वी मेक अवर प्रोडक्ट बेटर देन अदर्स। अगर 2 मार्कर में लिखना है कि रचनात्मकता की आवश्यकता, लिख दीजिए उद्यमिता में रचनात्मकता की आवश्यकता, आवश्यकता। और कहाँ लिखनी है आवश्यकता, उद्यमिता में। उद्यमिता या उद्यमी, दोनों में अगर ये पूछी जाएगी आप एक ही लाइन में इसको आंसर कर सकते हैं। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर रचनात्मकता और नवोपायन से प्राप्त हो सकते हैं। रचनात्मकता उद्यमशीलता साथ साथ चलते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है और एक दूसरे के बिना दूसरे की सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। तो पहली लाइन आपके लिए यहाँ पे सफिशिएंट है इसके आंसर। नवोपाय को प्रोत्साहित करने के लिए, नवोपाय का अर्थ है आविष्कार का व्यवसायीकरण। क्रिएटिविटी इसलिए नीडेड है कि जो भी आप इनोवेशन कर रहे हैं इसको कमर्शलाइज करने के लिए, इनकरेजिंग इनोवेशन। रचनात्मकता इसलिए है क्योंकि हम जो इनोवेशन है इसको इनकरेज कर पाए। इनोवेशन मींस कमर्शलाइजेशन ऑफ इन्वेंशन, जो भी इन्वेंशन कर रहे हैं उसका कमर्शलाइजेशन करना है, तो क्रिएटिविटी नीडेड है। किसी भी संगठन को सफलता के लिए रचनात्मकता को यदि हम हृदय मानते हैं तो नवोपाय को ऑक्सीजन माना जा सकता है। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर क्रिएटिविटी इज हार्ट, एक हृदय है, तो इनोवेशन ऑक्सीजन है। मतलब बिना इनोवेशन के क्रिएटिविटी कभी भी नहीं रुक सकती है, इस बात को ध्यान रखना। उच्चतर और समग्र सफलता की कुंजी है ये की टू हायर एंड ओवरऑल सक्सेस। प्रभु अगर आपको बहुत हाई सक्सेस चाहिए और कलेक्टिव सक्सेस चाहिए तो इसकी की एक ही चीज है, वो है क्रिएटिविटी। इस बात को ध्यान रखना। संगठनों में रचनात्मक प्रकृति वाले व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है। ये जो मैनेजर्स होते हैं, ये जो सीईओज होते हैं, ये बहुत लोगों को हायर क्यों किया जाता है हायर सैलरीज पर? वो दे आर क्रिएटिव, दे आर इनोवेटिव, दे कैन थिंक डिफरेंटली। हम जो एंगल सोच रहे हैं वो दूसरा एंगल वो खुद सोचते हैं, हम जो सोचते हैं उससे अलग सोचने के पैसे इनको मिलते हैं। दैट्स वाई दे हैविंग वेरी वेरी हाई पैकेजेस, करोड़ के पैकेजेस हैं। ऐसे ही थोड़ी दे दिए, मुझे कोई दे दे, आपको कोई दे दे। क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। और ये सब आपको क्यों सिखाया जा रहा है सर? वाई हम इनको लर्न कर रहे हैं, वाई वी ऑल आर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स? बिकॉज बेटा आप लोग कल ऑफिसर बनोगे, ठीक है, और ऑफिसर बनने के बाद हमें इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इनसे हमको रिजल्ट लेके आना है, वो सब कुछ हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान नहीं रह गया है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। स्कीम्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्या बेहतर स्कीम हो सकती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको रचनात्मकता की आवश्यकता है, आपको इनोवेटिव यहाँ पे होना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो क्रिएटिविटी की नीड के बारे में आपको बताती हैं। आप इनको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, इसमें किस तरीके से बढ़ोतरी कर सकते हैं, हम इसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं, इस इन्हांस करने की बात आपको सिखा रही है। भाई अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो क्रिएटिविटी कैसे लेके आ सकते हैं। रचनात्मकता की विधियों के अंतर्गत विचार उत्पत्ति एवं विचारों को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने की विधि के लिए अपेक्षित साधन एवं अनेक विधियां सुझाई गई हैं। किसी व्यक्ति अथवा समूह में रचनात्मकता की शक्ति की उत्पत्ति नीचे प्रस्तुत कुछ विधियों से की जा सकती है। ये यूजलेस लाइन है, आप लोग लिख सकते हैं।
कि नीचे जो कुछ विधियां हैं उनके आधार पर हम रचनात्मकता की वृद्धि कर सकते हैं। सबसे पहले विचार मंथन, है ना? ठीक है, विचार मंथन। इस कैंप पर है विचारशील हेड, माइंड मैपिंग, पार्स सोच, ठीक है। और जैसे विचार मंथन है, इस विधि का विकास एलेक्स एफ ऊसबॉर्न द्वारा 1957 में किया गया था। विचार मंथन का अर्थ है किसी समूह में व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की आलोचना के बिना किसी समस्या के समाधान के लिए गुणों एवं अवगुणों का मूल्यांकन करके अनेक फल कारक विचारों की उत्पत्ति। विचार मंथन नीचे प्रस्तुत विधियों से किया जा सकता है। ये पहला कहना चाह रहे हैं, पहला पॉइंट, कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो विचार मंथन इंपॉर्टेंट है। ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरली अगर आप कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हैं, विचार मंथन कीजिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। या तो इंडिविजुअल कर सकते हैं या आप ग्रुप में कर सकते हैं। तो विचार मंथन यदि की, वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो ग्रुप में हो सकता है। और यह 1957 में 1957 में एलेक्स एफ ओसबोर्न के द्वारा ये थॉट दिया गया। अब एलेक्स एफ ओसबोर्न को जरूर याद रखना कि ये व्यक्ति चाहते थे कि विचार मंथन के द्वारा आप क्रिएटिविटी को लेके आ सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे संस्थान को और बेहतर कैसे बनाना है, ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे ये और बेहतर हो सके। अब मैं अकेला सोचूं, इससे बेहतर है कि सारे लोग इसके बारे में सोचें। इस बात को प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, विचार मंथन करते हैं, तब भी आप क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं, है ना? क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, डन, आगे बढ़ते हैं। स्कैम सर, देखो, स्कैम्पर एक मेथड है। इस विधि का विकास माइल माइकल एल्को के द्वारा किया गया है। इस विधि के अंतर्गत नव विचार की उत्पत्ति नीचे दी गई सूची के आधार पर प्रक्रिया से की जाती है। इसमें एस का मतलब है सब्स्टिट्यूट्स, अर्थात विकल्प, जिसका अभिप्राय ये है कि हम घटकों की सामग्रियों व्यक्तियों में किसी प्रकार का परिवर्तन कर देते हैं। आप समझने की कोशिश करें कि जो स्कैम्पर मेथड है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस की बात कर रहे हैं। एस ये कह रहा है कि हमको सब्स्टिट्यूट तलाशना है। मतलब जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं
चलिए, तो एस कह रहा है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब आप उसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए बस। सी का अर्थ है कंबाइन, है ना, इस कैंपर में सी का अर्थ है कंबाइन अर्थात मिश्रण, जिसका अभिप्राय ये ज्ञात करना है कि क्या हम अन्य प्रकार के संयोजनों अथवा सेवाओं अथवा पूर्णताओं का मिश्रण कर सकते हैं। ए का अर्थ है एडप्ट अर्थात अंगीकार करना, जिसका अभिप्राय है कि क्या हम कोई परिवर्तन किसी प्रक्रिया में बदलाव अथवा किसी अन्य तत्व का उपयोग कर सकते हैं। एम का अर्थ है मैग्नीफाइड अर्थात वृद्धि करना, जिसका अभिप्राय है कि क्या हम इससे संबंधित आकर्षणों के साथ बड़ा लंबा ऊंचा अतियुक्ति का स्वरूप दे सकते हैं। एम का अर्थ है मॉडिफाई अर्थात बदलाव करना, जिसका अभिप्राय है कि हम इसकी स्तरों को कम कर सकते हैं, स्वरूप को बदल सकते हैं, जैसे कि रंग में बदलाव कर सकते हैं। पी का अर्थ है पुट अनदर यूज अर्थात किसी अन्य आशय से उपयोग, जिसका अभिप्राय है कि क्या हम इस उत्पाद को किसी अन्य आशय से उपयोग कर सकते हैं। ई जो है, इस ई का अर्थ है एलिमिनेट अर्थात समाप्त करना, जिसका अभिप्राय है कि क्या हम इसके आकर्षण समाप्त कर सकते हैं, इसे सरल बना सकते हैं, उदाहरण ऑटो फोकस कैमरा। आर का अर्थ है रीअरेंज अर्थात पुनः व्यवस्थित करना, जिसका अभिप्राय है कि हम इसके फीचर्स को पुनः व्यवस्थित कर परिणाम देख सकते हैं, उदाहरण टाटा नैनो का इंजन। ठीक है, ध्यान रखना। आर का अर्थ है रिवर्स अर्थात विपरीत प्रक्रिया। ये 7 फीचर्स हैं, तो प्लीज आप इसको लिख लें डायग्राम को देखकर, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझो, स्टेप टू ग्रेट बिजनेस आइडियाज, ये 7 चीजें हैं। इस कैंपर को आप समझने की कोशिश करें बेटा। एस फोर सब्स्टिट्यूट है, सी फोर कंबाइन है, ए फोर अडप्ट है, एम फोर मॉडिफाई, पी फोर पुट ऑन अनदर यूज, ई फोर एलिमिनेट और आर फोर रिवर्स रीअरेंज। ये कहना चाह रहे हैं कि आप क्रिएटिव सोच नहीं पा रहे हैं, जैसे मान लो मैं कुछ नया आइडिया नहीं इवॉल्व कर पा रहा हूँ, तो जो एग्जिस्टिंग आइडिया है उस आइडिया को मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। हर एक वर्ड का अपने आप में मीनिंग है। इत्मीनान से आप इसको लिख लीजिए, है ना, इत्मीनान से आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन भाई, डन। चलो देखो समझो, इस कैंपर मॉड्यूल का कहना यह है, आप एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, हम क्या सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हैं। जैसे किसी भी तरीके से कोई भी काम आप कर रहे हैं, मैं फिर छोटे छोटे एग्जांपल आपको दूंगा कि भाई बड़े बड़े लेंदी लेंदी जो नोट्स हैं, उन नोट्सों को हम क्या सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हैं। हमने सिनॉप्सिस करके एक सब्स्टिट्यूट निकाल दिया कि आप सिनॉप्सिस बना दीजिए। सिनॉप्सिस वो बच्चा पसंद करता है, तो सिनॉप्सिस एक सब्स्टिट्यूट है। उसी तरीके से कंबाइन करना, कि क्या हम चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे तैयारी को अलग अलग करने से बेहतर है कि हम जो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है उसको इकट्ठा पढ़ लें, कंबाइन पढ़ लें। पहले प्री पढ़ें, पहले मेंस, फिर मेंस पढ़ें। तो फाउंडेशन क्या है, एक कंबाइन करने का तरीका है कि हमने उस चीज़ को कंबाइन कर दिया। फिर है एडप्ट करना,
कि क्या हम किसी चीज़ को एडप्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। जैसे पढ़ने के तरीके को बदल दिया, ठीक है? या कुछ और हमने चीज़ों को छोटे-छोटे पेज पे लिख के अपनी वॉल पे लगा दिया, स्टक कर दिया। तो वो वाली चीज़ें हैं। फिर है मॉडिफ़ाई, और कैसे मॉडिफ़ाई कर सकते हैं? स्क्रैम पर जो मॉडल है, ये कहता है कि आप इससे किसी व्यक्ति को इनोवेटिव कर सकते हैं, ध्यान रखना। है विकासशील हेड, ठीक है? 6 डेवलपिंग हेड्स की हम लोग बात करें। अ, इस तकनीक का निर्माण एडवर्ड डे बोनो के द्वारा किया गया है। इसमें किसी समस्या अथवा किसी अवसर के बारे में एक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि 6 अलग-अलग दृष्टिकोण में विचार करने की विधि की बात की गई है। इसमें लोगों को अलग-अलग रंग की टोपी पहनने के लिए कहा जाता है और अपनी टोपी के रंग के आधार पर विचार करने और अपनी प्रतिक्रिया देने की बात कही गई। जैसे स्कैम्पर मॉड्यूल है, उसी तरीके से उसी तरीके से इन्होंने बोला कि हम लोग 6 हेड मॉड्यूल लेके आएँगे। 6 अलग-अलग तरीके की टोपी आपको दी जाएँगी और फिर उसके आधार पे आपको सोचना है। अब ये जो हैट है, इन हैट के बारे में बताया गया है कि भाई जो सफ़ेद हैट है, ये क्या करेगी? तटस्थता की प्रतीक है, सिंबल ऑफ न्यूट्रलिटी। रेड हैट होगी अग्नि उत्कंठता का प्रतीक, सिंबल ऑफ अलर्टनेस अलर्टनेस। काली टोपी होगी सजगता का प्रतीक, सॉरी सिंबल ऑफ फायर, और ब्लैक है सिंबल ऑफ अलर्टनेस, है ना ब्लैक। पीली टोपी होगी आशा का प्रतीक, येलो हैट है सिंबल ऑफ होप, हरी टोपी है विकास का प्रतीक, रचनात्मकता का प्रतीक, ग्रीन हैट है सिंबल ऑफ ग्रीन क्रिएटिविटी, और नीली टोपी है प्रक्रिया नियंत्रण के उद्देश्य से। तो आपको ये हैट पहनाई जाती हैं, उसके बाद आपको जो विचार आते हैं, उन विचारों के आधार पर हम किसी व्यक्ति को क्रिएटिव बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके की कैप पहनोगे तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। माइंड मैपिंग, ये तकनीक टोनी बुजार के द्वारा विकसित की गई थी और इसे विचारों एवं ध्यान केंद्रण बिंदुओं के निरंतर ट्री डायग्राम पर नोट किए जाने वाला स्पाइडर डायग्राम भी कहा जाता है। आप माइंड मैपिंग के थ्रू भी किसी की क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखना। पार्श्व सोच, इस अभिव्यक्ति को 1967 में एडवर्ड बोनो के द्वारा विकसित किया गया, जिसमें समस्या के समाधान की गैर पारंपरिक विधियों के बारे में बताया गया है कि आप पहले से जिस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, आप पुराने मेथड को सॉल्व करके भी अपने आप को क्रिएटिव यहाँ पे बना सकते हैं। अगला जो टॉपिक है ना बेटा, वो है नवाचार, इनोवेशन। तो हमने क्रिएटिविटी के बारे में यहाँ पे आपसे बात कर ली। अब हम आपसे बात करेंगे इनोवेशन, कि इनोवेटिव आप कैसे हो सकते हैं। देखो भाई, नवाचार वह प्रक्रिया है जिसमें नए और सुधारात्मक विचारों, उत्पादों, सेवाओं या प्रक्रियाओं का निर्माण और कार्यान्वयन किया जाता है, जो मौजूद समस्याओं का समाधान करते हैं या बाजार में मूल्यवर्धन करते हैं। इनोवेशन का सबसे सिंपल तरीका या सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है कि बच्चे, हम अपनी चीज़ों में रिफॉर्म लेके आते हैं। यार बी इनोवेटिव, बार बार आपने सुना होगा, नवाचारी रहो। नवाचारी जो लोग होते हैं उनको अलग ही रिस्पेक्ट मिल रही होती है, अलग ही तरीके से उनको सोसाइटी में एक या उनका सक्सेस रेट हमको अलग देखने को मिलता है। इनोवेटिव होने का मतलब क्या है कि हमारे जो विचार हैं, उत्पाद हैं, सेवाओं हैं, इनमें सुधार लेके आना है। समस्याओं का समाधान या मूल्यवर्धन, किसी भी तरीके से हो सकता है, आप कुछ भी कर दीजिए, मूल्यवर्धन आपको उसमें करना है। यही इनोवेशन है, इस बात को ध्यान रखना। एक डेफिनेशन दी गई है मेरी कोटलर के अनुसार, नवाचार वह प्रक्रिया है जिसमें रचनात्मक विचारों का उपयोगी उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया में बदला जाता है। जो क्रिएटिव थॉट आपके माइंड में चल रहे थे ना, उनको रियलिटी में कन्वर्ट आपने कर दिया, तो यू आर इनोवेटिव रहे हो। कि जैसे कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय वाला ही बिजनेस एग्जाम्पल आपको देता हूँ, या घर वाला या फूड वाला, कुछ भी, कि हम इनोवेटिव करना चाहते हैं। जैसे फार्मिंग का एग्जांपल लीजिए, फार्मिंग में इनोवेशन क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसे एक बेसिक फार्मिंग का मेथड है, पर अभी वो इनोवेटिव है। इनोवेटिव क्यों है? इनोवेटिव इसलिए है बेटा, समझने की कोशिश करना, कि हम लीक से हटकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो कुछ भी क्रिएटिविटी जो है, उस क्रिएटिव आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन, है ना, इम्प्लीमेंटेशन, या आप उसको कह सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी, ठीक है? ध्यान रखना, जो ग्राउंड रियलिटी है
वही आपका इनोवेशन कहलाती है, ध्यान रखना। इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया, प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस दैट सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स और एड वैल्यू टू द मार्केट। या तो प्रॉब्लम का समाधान कर दो या नई वैल्यू एडिशन आप कर दो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि फूड स्टॉल आप ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, एवरीथिंग जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं सब कुछ बना भुना हुआ नया नया, वो सब क्या है आपके पास, क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप इंदौर में हैं और सराफा बाजार में जाते हैं तो मैं आपको क्रिएटिविटी समझाता हूँ। आलू आपने देखा है, आलू आलू एक आलू की कीमत क्या ही होगी, मतलब कितना भी महंगा आलू चल रहा हो तब भी आप मार्केट में किसी ठेले वाले से एक आलू फ्री में लेके आ सकते हैं। 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके हालात ऐसे हैं कि आपको पैसा नहीं है या हालात ऐसे भी हैं तब भी आप एक आलू फ्री लेके आना है तो भी लेके आ सकते हैं। लेकिन मार्केट के सराफा बाजार में आप जाइए, आपको वो रोल पोटैटो देते हैं, मतलब आलू को ऐसा काटा जाता है कि वो एक रोल में कन्वर्ट हो जाता है, वो लंबा लंबा जर्री जर्री बन जाती है उसमें। उसको वो एक मसाला उन्होंने बनाया हुआ है उसमें डालते हैं और भट्टी में उसको वो कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, ठीक है। आप उसको कह सकते हैं कि वो एक तरीके से आलू को इनोवेटिव करके आपके सामने बेच रहे हैं। एक छोटा एग्जांपल है बट यही है कि आप किस तरीके से इनोवेटिव कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं किसी भी चीज में, वही इनोवेशन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नवाचार की स्रोत क्या है? जो नवाचार है, इस नवाचार के स्रोत क्या हो सकते हैं? सोर्सेस ऑफ इनोवेशन हमको क्या देखने को मिलेगा? जो सोर्सेज है, ये सोर्सेज क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता पड़ गई इनोवेशन क्या है, कि जो भी क्रिएटिव सोच है, क्रिएटिव आइडियाज हैं, उन आइडियाज को अगर आप लोग ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं तो ये कहलाती है क्रिएटिविटी। इस बात को प्लीज आप लोग, सॉरी, ये कहलाता है इनोवेशन। थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, देखो भाई, सोर्सेस में क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, मतलब नवाचार के स्रोत आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे? पर्सनालिटी। फिर है परिवर्तन, चेंज, जो भी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। और अगला है एनवायरमेंट, ठीक है, वातावरण, एनवायरमेंट, कहाँ आप रहते हैं। समझो, एक व्यक्तित्व के अंतर्गत अगर क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, अगर वह क्रिएटिव है तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वह इनोवेटिव हुआ, जोखिम लेने का सहायक है, अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसके अंतर्गत है, नॉलेज, अगर नॉलेजेबल पर्सन है तो इनोवेटिव हो जाएगा, विश्लेषणात्मक क्षमता, अगर उसकी एनालिटिक पावर अच्छी है तो हमको इनोवेटिव देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति कैसे सोर्स के तौर पे काम कर सकता है, इसको समझना। चलिए, तो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एक फैक्टर इसमें वर्क करता है जिसमें सृजनात्मकता आती है, क्रिएटिविटी, जोखिम लेने का साहस आता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, नॉलेज आता है और विश्लेषणात्मक क्षमता आती है, एनालिटिक पावर। अगर ये सब कुछ है तो आप इनोवेटिव कर पाएंगे, 100% इनोवेटिव हो पाओगे। इनोवेटिव के सोर्सेस आपको लिखने हैं, आप हेडिंग लिखेंगे इनोवेटिव के सोर्सेस निम्नलिखित हैं, ये 7 मार्कर या 10 ही मार्कर में आएगा, 2 मार्कर में आने की संभावना कम है। अगर आ जाए तो आप लिख देंगे कि व्यक्तित्व, परिवर्तन और वातावरण। अब देखो परिवर्तन क्या है, जननांकीय। मान लो कहीं की जो डेमोग्राफिक चेंजेस हमको देखने को मिल गए तो डेमोग्राफिक चेंजेस ऑटोमेटिकली इनोवेशन लेके आएंगे। आर्थिक संरचना, अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल जाता है तो भी इनोवेशन आएगा। तकनीक, टेक्नोलॉजी, ये बोर्ड क्या है, इसी का एग्जांपल है। ट्रेंड, अगर ट्रेंड्स बदल जाएं तो ऑटोमेटिकली इनोवेशन आ जाएगा। संस्कृति, कल्चर बदल जाएगा। विनिमायक, रेगुलेटरी, ये सब चीजें बदलती हैं तो इनोवेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये सब इंस्पायर करते हैं इनोवेशन को, आप समझे इस बात को। आंतरिक
और वहा कार्य वातावरण, मानव संसाधन, प्रबंध के नेतृत्व, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण, भागीदार प्रशिक्षण, ये सारी चीजें क्या करती हैं, इनोवेशन के स्रोत हैं। सॉरी, ये सब बेटा क्या है, इनोवेशन का स्रोत है, इस बात को ध्यान रखना। इससे ही हम इनोवेशन को लेके आ पाते हैं, ध्यान रखिएगा। नवाचार के प्रमुख चरण, जो नवाचार है इसके हमको कुछ 3 प्रमुख चरण देखने को मिलेंगे। इनोवेशन के 3 प्रमुख चरण होते हैं जो नवाचार की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में मदद करते हैं। ये चरण निम्नलिखित है। देखो भाई, ये फेजेस हैं या स्टेजेस आप लिख सकते हैं कि स्टेजेस ऑफ ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन के स्टेजेस हमको देखने को मिलते हैं। और क्या क्या स्टेजेस हैं? सबसे पहले है विचार निर्माण। विचार निर्माण समस्याओं की पहचान, विचारों का सृजन है। मतलब जो थॉट है ना, थॉट, आप एक थॉट मेकिंग जैसे ही करेंगे। तो थॉट मेकिंग का मतलब क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। जब तक आप आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स का, आप इनोवेटिव होंगे नहीं। मूल्यांकन, व्यवहार्यता की फीडबैकता और सुधार। मूल्यांकन मतलब आप कह सकते हैं कि एनालाइजिंग और क्रियान्वयन, विपणन, उत्पादन, मतलब जो आप किस तरीके से इसको क्रियान्वित कर रहे हैं, ये सब चीजें या 3 चरण इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है विचार निर्माण। विचार की उत्पत्ति इस चरण में नए अद्वितीय विचार उत्पन्न होते हैं और ये प्रक्रिया व्यक्तिगत या साथ में टीम पर आधारित हो सकती है। जैसे मस्तिष्क स्टॉर्मिंग और नए दृष्टिकोण को अपनाने के माध्यम से समस्या की पहचान, मौजूदा समस्याओं और अवसरों की पहचान की जाती है जिनके समाधान के लिए नए विचार विकसित किए जाते हैं। ठीक है, तो आइडिया जनरेशन है। विचारों का मूल्यांकन और विकास। विचारों का मूल्यांकन उत्पन्न, एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज, द पॉसिबिलिटीज एंड फेसिबिलिटी ऑफ द जनरेटेड आइडियाज आर एवेल्युएटेड। जो भी आइडियाज आएंगे हम उनको एवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, सही है तो उस पर काम करेंगे। विकास और डिजाइन, चयनित विचारों को विकसित किया जाता है जिसमें प्रारंभिक डिजाइन, प्रोटोटाइप और विकास की योजना बनाते हैं। विपणन और कार्यान्वयन, विपणन की रणनीति, उत्पादन और विपणन, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं नवाचार के अंतर्गत। ठीक है, नवाचार के अंतर्गत। अब नवाचार के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले होता है बार्धिक, इंक्रीमेंटल नवाचार, मौलिक रेडिकल नवाचार, बाधाकारी डिसरप्टिव नवाचार। नवाचार 3 प्रकार के। देखो, बार्धिक, बुनियादी स्तर पर ये बार्धिक है, इंक्रीमेंटल नवाचार हो सकता है। उसके लिए त्वरित सीखने, दूरदर्शिता और नई सुविधाओं के अतिरिक्त उपयोगिताओं और कार्यात्मकताओं में बदलाव आदि के प्रयोग है। देखो, इंक्रीमेंटल का मतलब है इट कैन बी इंक्रीमेंटल इनोवेशन, इट रिक्वायर्स क्विक लर्निंग। मतलब बार्धिक का मतलब बेटा ये है कि आप क्विक लर्निंग आपके पास है, नए आइडियाज को अगर आप लोग जनरेट कर रहे हैं तो ये इंक्रीमेंटल नवाचार हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, बार्धिक नवाचार मौजूदा उत्पादों में छोटे सुधारों की एक श्रृंखला है। आप समझो कि जो इंक्रीमेंटल इनोवेशन है, ये कह रहे हैं कि आपके पास जो भी फैसिलिटी है, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी विचार हैं, आप उनमें माइनर से चेंजेस कर दीजिए। यही इंक्रीमेंटल इनोवेशन कहलाएगा। और माइनर चेंजेस में रिस्क भी कम रहती है। कुछ भी कुछ भी जैसे आप इनोवेटिव आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, आप 60 वर्ड के आंसर को 60 वर्ड्स में लिख रहे हैं, आप इनोवेटिव बनेंगे, 50 में लिखना शुरू कर दीजिए। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप 40 में लिखिए, आपने 50 में लिखना शुरू किया, अगर फायदा नहीं होगा ना तो लॉस भी नहीं होगा। अब जैसे एक बच्चा 60 को 80 में लिख दे और 60 को 40 में लिख दे तो ये रेडिकल वाली कहानी हो जाएगी। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इंक्रीमेंटल की, मतलब थोड़ा सा सुधार करना है। मौलिक नवाचार, महत्वाकांक्षी उद्यमी रेडिकल नवाचार करते हैं। इस तरह के नवाचार में मौजूद व्यवसाय प्रणाली नष्ट हो जाती है और एक पूरी तरह से नया व्यवसाय प्रणाली को बदल देते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक रेडिकल इनोवेशन। इन दिस टाइप ऑफ इनोवेशन द एग्जिस्टिंग बिजनेस और सिस्टम इज डिस्ट्रॉय एंड अ कंप्लीट न्यू बिजनेस और सिस्टम रिप्लेस इट। इसको खत्म कर देते हैं और नया सिस्टम यहाँ पे डेवलप कर देते हैं। आप इसको कहते हैं रेडिकल। हमने आपको बताया कि नया ब्रांड बनाया, नई चीजें क्रिएट कर दी, ये कहलाता है रेडिकल। इस नवाचार में निसंदेह उच्च जोखिम है, हाई रिस्क इसमें शामिल है। एक परिवर्तनकारी व्यवसाय मॉडल है, यह मौजूदा व्यवसाय प्रणाली सबको एक तरीके से बदल के रख देता है। अगर हाई रिस्क है तो हाई रिवॉर्ड भी हमको देखने को मिलेगा। बाधाकारी, अभिनव डिसरप्टिव, दक्षता एक बाधाकारी डिसरप्टिव नवाचार भी ला सकता है। बाधाकारी नवाचार में मौजूद साधनों को अपनाने की क्षमता है और मौजूदा समाधान हितधारकों के लिए मौजूदा समाधान के अपनाने को प्रतिस्थापित रिप्लेस करने की क्षमता और मौजूद बाजार को संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना।
मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अनुकूलन, लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है ना, कि अनुकूलित करने के लिए मजबूर कर देता है। मतलब ये है भाई डिसरप्टिव का कि जो नीड है, जो डिमांड है, उस डिमांड को, उस नीड को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तो वह कहलाता है डिसरप्टिव इनोवेशन। नवाचार का महत्व क्या है समझो। वस्तु सेवाओं की किस्म में सुधार होता है, प्रभावी कार्य निष्पादन है, लागत में कमी आती है, संसाधन क्षमता विकास होता है, निर्माण प्रक्रिया में सुधार है, तकनीकी विकास है, आर्थिक विकास में सहयोगी और उत्पाद का विविधीकरण होता है। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इनोवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्व है बेटा वो यही है कि हम गुड्स और सर्विस में क्या करते हैं, सुधार लेके आते हैं, ध्यान रखना। इफेक्टिव वर्क एग्जीक्यूशन, इससे हम लोग प्रभावी कार्य निष्पादन करते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, इनोवेशन हमेशा कॉस्ट रिडक्शन लेके आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। रिसोर्स इफिशियंसी डेवलपमेंट, जो रिसोर्स की इफिशियंसी हम लोग उसको बढ़ा देते हैं। इंप्रूवमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हम इसको भी सुधार देते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हेल्पिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा कौन लेके आ रहा है, नवाचार। ग्राहक की संतुष्टि है, समस्याओं का समाधान है, जीवन गुणवत्ता में सुधार है, कर्मचारियों को प्रेरणा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, प्रॉब्लम रिजोल्यूशन है, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, ये सारी चीजें लेके आता है नवाचार। और नवाचार के सामने कुछ बाधाएं हैं, जैसे पर्यावरणीय बाधाएं हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, प्रौद्योगिकी का परिवर्तन, विधायी और नियामक बाधाएं, बाजार की अनिश्चितता, आर्थिक स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये प्रॉब्लम है। चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक बदल दी भैया, ये बोर्ड है और ही शानदार कोई तकनीक आ गई इस बोर्ड में, ये क्या है सर, ये प्रॉब्लम है। विधायी और नियामक बाधाएं हैं, बाजार की अनिश्चितता, आर्थिक स्थिति, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर है आपके पास व्यक्तिगत बाधाएं, क्या होती हैं सर, सृजनात्मकता में कमी है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, जोखिम उठाने की अनिच्छा, रिडक्टिव टू सॉरी रिलक्टेंस ऑफ टेक रिस्क, अनुप्रयुक्त कौशल और ज्ञान, अप्लाइड स्किल एंड नॉलेज, प्रेरणा की कमी, मोटिवेशन कमी। राजनीतिक बाधाएं हैं, ये बाधाएं संगठन की रणनीति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से संबंधित है। अस्पष्ट रणनीति है ना, अनक्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, संसाधनों का अभाव, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये आपको देखने को मिलेंगी। फिर ठीक है, तो हमने बेटा कहाँ तक बातें आपसे कर ली हैं, हमने कहाँ तक आपसे बातें कर ली हैं, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। जो नवाचार है, इस नवाचार को हमने कंप्लीट कर लिया है, नवाचार तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और जिसमें क्रिएटिविटी क्या है, ठीक है, ये हमने जाना, इनोवेशन क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आपको समझाने की हमने कोशिश की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको यहाँ तक समझ पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे जाके और इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, है ना, और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने आपको समझाने की कोशिश की है। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, कमेंट करें, हर समस्या का समाधान है। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट बेटा आपसे ये है कि प्लीज़ इन सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इफ़ यू वांट पीडीएफ, तो पीडीएफ लेने के लिए आपको आना पड़ेगा @गौरव शर्मा, GAURAV SHARMA, गौरव शर्मा MPPSC, यहाँ आ जाइए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इससे जुड़ के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, इसी के साथ में जो अपडेट है वो अपडेट भी मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगले लेक्चर के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि पूरी कहानी, पूरी दास्तां आपको पसंद आई होगी, और उद्यमिता जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, इसका क्या समाधान हो, इसका क्या सॉल्यूशन हो, उसका एक सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर आए हैं। हालांकि अ, देखिए, अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, पता नहीं क्यों, मतलब कम मेहनत करके आप उसमें बहुत अधिक नंबर लेके आ सकते हैं। पर वही है कि बच्चे हमेशा से जो परंपरागत सब्जेक्ट हैं, उन परंपरागत सब्जेक्टों के पीछे भागते रहते हैं। जिस सब्जेक्ट का नाम नहीं सुना है, उस सब्जेक्ट के पीछे नहीं जाएंगे, और ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती रहती हैं। तो उम्मीद है कि ये पूरी कहानी आपको पसंद आई होगी, और आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। हैव अ नाइस डे।